ओके, आप लोगों ने रिप्लाई किया है यहाँ पे? रिप्लाई करें ना, क्यों क्वेश्चन नहीं और सॉल्व कर ले जल्दी से। परफेक्ट 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 परफेक्ट, गुड 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 गुड। पेरायोटिक, क्योंकि यहाँ पर आपका एओटा है तो आप एओटा को अटेम्प्ट करने वाले हो। आप में से जिन्होंने भी जवाब दिया है, वेल कि आपको ये चीज आ रही है, आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट आप लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। अगेन वही स्ट्रेटेजी कि सारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना आपने, लास्ट वाली जस्ट एक चीज देखनी है, वहां से आपको पता चल गया कि 2 सेंटीमीटर नोड्यूल है तो वो कैंसर की बात करेगा, क्योंकि कैंसर्स जो होते हैं वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में ड्रेन होके इधर उधर जा रहे होते हैं, इसीलिए आपका एओटा इसमें इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया। एक और क्वेश्चन मेरा दिल कर रहा है मैं आपसे अटेम्प्ट करवाऊं, लेट मी सर्च इट, अगर मुझे मिल जाता है तो। हाँ, ये वाला सवाल आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, बट ये वाला हम पढ़ेंगे पहले। ओके, सिंगल पेज। इसके अलावा भी एक सवाल था जो मैं आपसे अटेम्प्ट करवाना चाहता था। ये क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट करें डॉक्टर साहब। अच्छा, आगे से मैं पढ़ भी दिया करूंगा क्वेश्चन, मसला नहीं है। ठीक है, किसी ने जवाब दिया है। ठीक है, चलें पढ़ते हैं, आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, आपने ये देख लिया, ये सारे आपके ये जो भी डिसऑर्डर्स हैं इनको अपनी आंखों में बसा के रख लें। ये हाईली टेस्टेड आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है। जहां भी आपको ये नजर आ जाए तो आपने अच्छे से इनको याद कर लेना है। परफेक्ट परफेक्ट। और ऑल जो भी आपने जवाब दिया है, मैं इसलिए इसको बोल नहीं रहा कि जिन बच्चों को नहीं पता तो मैं उनको यहाँ पर पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने डॉक्टर अमीर हमजा को कल समझाया था कि जब आपको 3 वीक ईयर ओल्ड, मतलब पहले ही आपने एज देखनी है, पीडियाट्रिक की एज देख ली तो मतलब समझ जाओ कि ये जेनेटिक मसला होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, पीडियाट्रिशियन, a 3 week-year-old girl is evaluated by pediatrician for failure to thrive in respiratory distress. She appears cyanotic, tachycardic. There is cleft palate, nasal flaring, costal retractions, यानी फेशियल आपके मसले, और आपको जो है वो आगे जाके कार्डियोलॉजी के एग्जामिनेशन पे आपको मरमर मिल रहा है। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया मिल रही है। वंस अगेन, कल मैंने बोला था आपको, कल जिन्होंने भी लेक्चर लिया था उनको मैंने बोला था कि आपने लैब्स को ऐसे याद कर लेना है जैसे अपना नाम याद किया हुआ है आपने। ठीक है, तो लैब्स जो है वो बहुत मस्ट है। अगर यहाँ पर मुझे पता है कि भाई 8 से लेकर 11 तक जो होती है वो कैल्शियम नॉर्मल होती है, इसीलिए मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ कि भाई ये हाइपोकैल्सीमिया, अदरवाइज आपको देखने में टाइम चला जाता। ठीक है, फॉस्फेट 6.2 इसको छोड़ दे फिलहाल। हाइपोकैल्सीमिया, फेशियल डिफेक्ट्स, और बेबी के अंदर हो ये सिस्टोलिक मरमर मिल रहा है, इसको बोलते हैं हम डायजॉर्ज सिंड्रोम, जिसमें हमारे कार्डियक फेशियल कार्डियक मसले मिल रहे थे। और फेशियल मसले इसलिए क्योंकि वो वेलोकार्डियो फेशियल सिंड्रोम जो था वो हमारा इसमें हो रहा था। तो वेल, मैं खुश हूँ कि आपने इसको अटेम्प्ट किया है। हम इसको एक्सप्लेनेशन को नहीं पढ़ने वाले, लेकिन मैं यही कहूंगा जब मैं भेज रहा हूँ आपको ना पीडीएफ, तो ये वाले जो नीचे वाले ऑप्शन है इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जब टॉपिक आएगा तो मैं भी पढ़ा दूंगा, लेकिन आपका ये यूँ समझ ले कि असाइनमेंट है जो आपने करनी है। ओके, अब हम आते हैं आगे अपने मकसद पे, जो हमारा अपना टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा स्प्लीन। सबसे पहले मैंने कल एक बात करी थी कि भाई जो आपका लिम्फ नोड होता है वो आपका क्या होता है, किडनी शेप्ड होता है। इसी तरह से जो आपका स्प्लीन है वो भी इसी तरह का कुछ काम कर रहा होता है, यानी फिल्ट्रेशन वाला काम। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे किडनी थी तो उसमें आपकी जो यूरिया होती है या जो यूरिमिक कंटेंट्स होते हैं उनको बाहर निकालना होता है, लिम्फेटिक्स में लिम्फ को फिल्ट्रेट करना होता है। स्प्लीन में जो है ब्लड जाती है, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल काम हो रहे होते हैं। जैसे फॉर सपोज आपके जो सेनिसेंट आरबीसीज हैं, जो आपके बूढ़े आरबीसीज हैं, उनको जो है उनका ग्रेवयार्ड कहलाता है आपका स्प्लीन। ठीक है, एक और चीज जो मैं बच्चों को स्प्लीन पढ़ाते हुए पहली चीज बताता हूँ कि मोस्ट कॉमनली प्रोन टू ट्रॉमा। ठीक है, कि ये इसका ट्रॉमा जो होता है स्प्लीन का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लिवर का होता है। डंकी कार्ड का केस आता है आपके पास कि बंदा था उसको डंकी कार्ड का कोना लग गया, या किसी चीज का ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा हो गया लेफ्ट साइड पे, तो आपको वहां पर ये प्रॉब्लमेटिक करता है, वहां पर ये ब्लीडिंग करवा देता है। और स्पेशली जो सर्जरी है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हमारे पास भी आते हैं स्टेप 1 में।
लोकेटेड इन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, जो आपका लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन है ये वहां पर लोकेटेड होता है, एंट्रोलेटरल टू द लेफ्ट किडनी के जस्ट इंटीरियर और थोड़ा सा लेटरल, ठीक है। इंटीरियर मतलब इसको आपको एनाटॉमी इतना कोई खास याद करने की नीड नहीं है, क्योंकि आपके एनाटॉमिकल लोकेशंस या एनाटॉमिकल बॉर्डर्स आपसे नहीं पूछे जाते एग्जाम पे। मैंने नहीं देखा आज तक इस तरह का कोई सवाल, हाँ यूवर्ल्ड करेगा लेकिन मेन एग्जाम आपसे नहीं करता, जो मैंने सीनियर से या जो मैंने स्टूडेंट से नॉलेज ली है। तो इसीलिए आपको इन चीजों को ज्यादा फोकस नहीं करना। प्रोटेक्टेड बाय द 9th to 11th रिब्स, याद कर लो, रट्टे वाली बातें काम आ जाएगी। ओके, स्प्लीन को जब हम देखने जाते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को समझने जाते हैं, तो इसकी बाहर जो कवरिंग लेयर होती है उसको बोलते हैं कैप्सूल। ट्रेबेक्युलाई होते हैं इनसाइड, ट्रेबेक्युलाई ओपनिंग्स को बोलते हैं, सुराखों को बोलते हैं, स्ट्रक्चर को बोलते हैं काइंड ऑफ। देन हमारे पास होता है रेड पल्प, जिसमें आपके पास साइनोसॉइड बोलते हैं नालियों को, ठीक है, पाइप्स को बोलते हैं। रेटिकुलर फाइब्रस मैशवर्क, कल भी मैंने अगर आपको याद हो तो बताया था कि रेटिकुलर जब भी टर्म आएगी हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे, कोलेजन की बात करेंगे, और यहाँ पर भी इन्होंने फाइबर की बात की है, तो फाइब्रस जो नेचर होती है वो कोलेजन की होती है या फिर आपके प्रोटीन्स की होती है। ओके, तो रेड पल्प में साइनोसॉइड्स, रेटिकुलर फाइब्रस मैशवर्क होता है। देन आपका व्हाइट पल्प है। अब जो मेजर चीज हम इसमें पढ़ते हैं ना, जैसे हमने स्प्लीन में हमने चीजें पढ़ी थी और अपना लिम्फ नोड में चीजें पढ़ी थी, तो यहाँ पर हम इस व्हाइट पल्प और रेड पल्प को बहुत ज्यादा हाई यील्ड रखते हैं अपने माइंड में। इस चीज को समझ लें, जो आपका स्प्लीन में जो आपका WBC वाला काम है, आपका लिम्फेटिक का काम है, वो सारा व्हाइट पल्प में चल रहा होता है, इनसाइड चल रहा होता है। जबकि जो आपका ब्लड वाला काम है, ब्लड की फिल्ट्रेशन है, वो आपका बाहर इस साइनोसॉइड या रेटिकुलर फाइब्रस मैशवर्क वाली जगह पे चल रहा होता है। तो आप लोगों ने ये समझ लेना है भाई कि जो आपका ब्लड आएगा, ये एक चीज बता दो, ये फाइब्रस जो मैशवर्क होता है ना, क्यों होता है? ये जो फाइब्रस मैशवर्क है ये इस तरह होता है, फॉर सपोज, ठीक है। अगर ये फाइब्रस मैशवर्क इस तरह का है तो इसका मतलब ये है कि ये छन्नी की तरह काम करता है, कि इससे जो आरबीसी क्रॉस होंगे, वो आपके जो आरबीसी होंगे, जो आपकी या जो पैथोजन होंगे, यहाँ पर फंसेंगे, और जो फंसेंगे पैथोजन, तो उनको जो क्लियर ऑफ करने आएगा, आपका मैक्रोफेज करने आएगा, या आपके जो भी सेल्स है वो करने आएंगे। जो आपके व्हाइट पल्प में दूसरी चीज होती है वो होती है आपके बी सेल्स। बी सेल्स आपके फॉलिकल में होते हैं, और ये हमने कल भी पढ़ा था, फॉलिकल के सराउंडिंग में मेंटल जोन होती है। इस पूरे को जो है वो आप जर्मिनल सेंटर बोल रहे होते हो। अगर ये नहीं होगा जर्मिनल सेंटर, तो आप इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाते हो, और ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज होती है, ठीक है। देन हम मार्जिनल जोन देख रहे हैं। देन हमारे पास पेरी आर्टिकुलर लिम्फेटिक शीथ है। पेरी आर्टिकुलर लिम्फेटिक शीथ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन इसलिए क्योंकि वो टी सेल्स को रिजाइड करवा के बैठी है। अगर ये नहीं होगी या मेल्ट लेस डेवलप्ड होगी तो प्रॉब्लम्स होंगी आपके पास, वो प्रॉब्लम जो टी सेल से एसोसिएटेड हो। ऐसी प्रॉब्लम जब टी सेल आपके पास सही से काम नहीं कर रहा होगा, तो आपको फंगल और वायरल इन्फेक्शन ज्यादा लगते हैं। जब आपका बी सेल काम नहीं कर रहा होता तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा लगते हैं। रिपीटेटिवली यही चीजें बार बार होंगी, तो शायद मैं इनको इतना ज्यादा रिपीट ना करूं आगे, ठीक है। अब हम आते हैं, यहाँ जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा दूं। पेरी आर्टीरियोलर लिम्फेटिक शीथ को देख ले। कंटेन्स टी सेल्स लोकेटेड विद इन व्हाइट पल्प। Follicle contains B cells located within white pulp. Marginal zone contains macrophages and आपका B cells. Site where antigen presenting cells capture blood-borne antigen for recognition by lymphocytes. अब ये समझने वाली बात है, ये वो जगह है मार्जिनल जोन जहां पर जो आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वो ब्लड बॉर्न एंटीजन यानी फॉरेन सब्सटेंसेस को कैप्चर करते हैं। ये चीज मैंने कल भी समझाई थी कि फॉरेन, स्पेलिंग पढ़ना जाइएगा, फॉरेन बॉडी जो है वो आपका एंटीजन कहलाता है। फॉरेन बॉडी आपका एंटीजन कहलाता है, जिसमें आपका कोई भी पैथोजन, डस्ट पार्टिकल ब्लड में नहीं होता, लेकिन आपके ब्रोंक्यूल्स में जाता है, जिसमें आपके पैथोजन में माइक्रोब्स जो भी हैं, ये जो भी ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, वो सब आपकी जो बाहर से आते हैं वो फॉरेन बॉडीज कहलाते हैं, ठीक है। स्पेलिंग पता नहीं क्या भी है, समझ गए आप लोग, बस अंडरस्टैंड कर लीजिए। ओके, देन हमारे पास ये चीज है कि भाई जो आपका फर्स्ट सपोज कोई भी पैथोजन आपके पास आता है आपके स्प्लीन में, ठीक है। आपके स्प्लीन में क्या होगा, ये होता है मैक्रोफेज। समझिए इस बात को, मैक्रोफेज का काम क्या होता है कि नेचर ने इसको इस तरह बनाया होता है, इसका काम होता है फेगोसाइटोसिस। फर्स्ट सपोज कोई पैथोजन आपका आया स्प्लीन में, ब्लड में, मार्जिनल जोन में आ गया आपका, ठीक है। अब आपका मैक्रोफेज क्या करेगा, ये अपनी जो आर्म्स है उनको खोलेगा,
और इस पैथोजन को इनसाइड अपनी बॉडी में ले लेगा, और यहाँ पर जाके ये फिर लाइसोसोम में, एंडोसोम में मिलते हैं, और फिर ये क्या होते हैं, ये डाइजेस्ट होते हैं वहां पे। जब ये डाइजेस्ट होते हैं तो बैक्टीरिया समझ जाता है, मैक्रोफेज समझ जाता है कि कोई चीज बाहर से मेरे पास आई हुई है और मुझे अपनी बॉडी को बताना चाहिए कि ये एक पैथोजेनिक सब्सटेंसेस आपके पास आया हुआ है। देन मैक्रोफेज क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा और इसको प्रेजेंट करेगा एक प्रोटीन पर, यानी एक यू समझ ले काइंड ऑफ एक फ्लैग कर देता है इसको ऊपर, जिसको हम बोलते हैं MHC2। बस MHC2 में फिलहाल अंदर ना जाओ, नीचे हमारा टॉपिक है। फिलहाल समझ लो कि मैक्रोफेज जब बैक्टीरिया को पिक करता है तो उसको डाइजेस्ट करता है, उसको चबाता है, खाता है, मजे लेता है। उसके बाद वो क्या करता है, इस पार्टिकल, इसका एक पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट करेगा, और ये प्रेजेंट करेगा टू द टी सेल। ठीक है, कि मैक्रोफेज क्या करेगा, यहाँ पर प्रेजेंट करेगा, तो वो किसको सेंस करवाएगा, टी सेल को। और जो टी सेल है वो आगे जाके क्या करेगा, बहुत ही बेसिक करके बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए। बी सेल को वो स्टिमुलेट करेगा, टी सेल क्या करेगा, बी सेल को स्टिमुलेट करेगा, बी सेल को बोलेगा जानी आपने क्या करना है, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाना है, और प्लाज्मा सेल से आपके एंटीबॉडीज फिर जनरेट होने, और फिर प्लाज्मा सेल से आपके एंटीबॉडीज की शेप जो थी वो यूं होती है, वाई शेप, उल्टा वाई लिख लो या सीधा वाई कर लो। ठीक है, तो ये आपने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ये आपने याद रखना है। कभी भी कहीं भी इम्यूनो में आपको अगर ये वाला प्रोसेस याद है तो आपके आधे सवाल हल हो जाते हैं। वन सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ, एक बैक्टीरिया, फॉर सपोज ये आपका एक यहाँ पर एक बैक्टीरिया है, उसको आपके जो मैक्रोफेज है उसने अपनी बॉडी में पिक किया और यहाँ पर आके उसको डाइजेस्ट किया। डाइजेस्ट करके उन्होंने क्या किया, मैक्रोफेज ने अपने MHC2 पर रखा। MHC2 क्या होता है उसको छोड़ दो फिलहाल, इतना याद रखो, ये एक झंडा है। ये झंडा क्या दिखाता है कि अगर इस झंडे पर कोई और चीज लगी हुई है बाहर वाली, तो टी सेल क्या करेगा, इसको सेंस करेगा, वो साइटोकाइन रिलीज करवाएगा, फिर बी सेल को बोलेगा जानी तुम प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाओ, और प्लाज्मा सेल क्या करेगा, एंटीबॉडीज जनरेट करेगा। अल्टीमेटली ये एंटीबॉडीज फिर क्या करेंगे, आके इस बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करेंगे या किल करेंगे। ठीक है, न्यूट्रलाइज करना बोलो या किल करना बोलो, जो आपको बेहतर लगे। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये वाला मैकेनिज्म समझ आ गया है। मुझे थोड़ा सा कंफर्म करवा दें, कोई भी जो है वो आपका कोई भी स्टूडेंट बताए मुझे। डॉक्टर लोहाना आप ही बता दें मुझे, डिड यू गेट इट, समझ आ गया, और या मैं रिपीट कर लूँ थोड़ा सा इसको। ओके, परफेक्ट परफेक्ट गुड। हाँ, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करे कीजिए डॉक्टर संदेश लाल प्रिया, बता दीजिए कि मैं उस हिसाब से आपको पढ़ाता जाऊंगा ना चीजें। मैक्रोफेज, टी सेल, बी सेल, प्लाज्मा, एंटीबॉडीज, ब्रो ये नहीं भूलना है। ठीक है, कुछ भी जाए, हालांकि ये इतना सिंपल नहीं है, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, लेकिन मैं अभी कॉम्प्लेक्स चीजें इसलिए नहीं खोल रहा क्योंकि आप फिर परेशान हो जाओगे। तो फिलहाल के लिए इतना याद रख लो, बहुत है। ठीक है, अब ये चीज फर्स्ट अगर आपका कोई पैथोजन स्प्लीन में आया है तो वो कहां पर एंटी, अब ये जो मैक्रोफेज है इसने क्या किया, एंटीजन को पिक करके प्रेजेंट किया, एक झंडा लगाया घर के ऊपर कि भाई ये खतरे का झंडा है। ठीक है, तो वो जो खतरे का झंडा लगा था इसको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल या एपीसी, थोड़ा फैंसी टर्म बना लो कि एपीसी क्या करता है, ब्लड बॉर्न का मकसद है जो ब्लड में ट्रेवल होके आ रहे हैं। ठीक है, उन एंटीजन को प्रेजेंट करता है ओवर द MHC। और फॉर रिकॉग्निशन बाय लिम्फोसाइट्स, क्या हमने पढ़ा कि जो टी लिम्फोसाइट है वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बिल्कुल पढ़ा। लोकेटेड बिटवीन द रेड पल्प एंड व्हाइट पल्प, ये जो आपका मार्जिनल जोन है ये आपका व्हाइट और रेड पल्प के दरमियाने में होता है। इसका काम होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को होल्ड करना, जो क्या करते हैं किसी भी फॉरेन बैक्टीरिया को पकड़ के प्रेजेंट करते हैं टुवर्ड्स द टी सेल, उस वहां से बी सेल, देन प्लाज्मा सेल, देन आपका एंटीबॉडी। प्लाज्मा सेल इज मैच्योर फॉर्म ऑफ बी सेल सिंपली, लेकिन बताते खुद अगर सवाल में कह रहे हैं कि बी सेल जनरेट कर रहा है एंटीबॉडीज, नहीं, प्लाज्मा सेल करता है, मैच्योर बी सेल। ओके, होप कि आपको समझ आएगा। लोकेटेड इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, एंट्रोलेटरल टू द लेफ्ट किडनी, प्रोटेक्टेड बाय आपका 9th to 11th रिब्स। ठीक है, स्प्लेनिक डिसफंक्शन की बात कर रहा है, स्प्लेनिक डिसफंक्शन पोस्ट स्प्लेनेक्टमी, स्प्लेनिक डिसफंक्शन की बात कर रहा है यहाँ पर पोस्ट स्प्लेनेक्टमी या सिकल सेल डिजीज ऑटोस्प्लेनेक्टमी। अब पहले तो हमने ये पढ़ा कि स्प्लीन का नॉर्मल काम क्या है, फिल्ट्रेशन है। स्प्लीन का नॉर्मल काम क्या है भाई, जो आपके मैक्रोफेजेस हैं उनको पकड़ के रखना है ताकि आपके जो बैक्टीरिया हो उनको हम किल आउट कर सके या रिमूव कर सके, या आरबीसीज को हम क्या करें, सेनिसेट जो बूढ़े आरबीसीज है, एल्डर आरबीसीज है, उनको हम किल कर सके। ठीक है, उनको उनका ग्रेवयार्ड था। फर्स्ट सपोज अगर अब जो आपका स्प्लीन खराब हो जाए
या आपको एक ट्रॉमा हो, कोई फॉर सपोज आप एक बॉक्सर हो, ठीक है, आपको कोई जो मुक्का मार देता है आपके लेफ्ट अपर एब्डोमेन क्वाड्रेंट में, और वो मुक्का आपको इतना तेज जाके लगता है, इसको ब्लंट ब्लंट ट्रॉमा यही होता है, ठीक है, इतना तेज जाके लगता है, या कोई हथौड़ा मारता है झगड़े में, ठीक है, वो आपके स्प्लीन को रप्चर करता है, आप पहुंचते हो हॉस्पिटल, डॉक्टर दिखता है कि भाई ब्लीडिंग हुई है, वो क्या करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट आउट करके निकाल देते हैं। अब क्या होगा, आपके जो नॉर्मल फंक्शन स्प्लीन में हो रहे थे वो अब नहीं होंगे। इनमें से एक नॉर्मल फंक्शन जो मैंने डिस्कस नहीं किया उसको बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। समझिएगा, ऑप्सोनाइजेशन एक ऐसा काम है जो स्प्लीन के अंदर हो रहा होता है। अब ऑप्सोनाइजेशन क्या होती है, इसको मैं एग्जाम्पलीफाई ऐसे करता हूं, जैसे बचपन में हमें जब खिचड़ी अच्छी नहीं लगती थी या कोई ऐसी जो चीज थी अच्छी नहीं लगती थी, तो अम्मा क्या करती थी, केचप वगैरह लगा के देती थी ताकि हम लोग खा लें इजीली। ऑप्सोनाइजेशन भी मुझे इसी तरह समझ में आती है कि ऑप्सोनाइजेशन में क्या होता है कि कोई भी जो आपका बैक्टीरिया है जिसको मैक्रोफेज डायरेक्टली पिक नहीं कर सकता क्योंकि उसका कैप्सूल है, क्योंकि उस बैक्टीरिया के पास कैप्सूल है, तो ये मैक्रोफेज इसको डायरेक्टली पिक नहीं कर सकता। अब हमें क्या मिलता है, अब हमारे पास नेचर ने क्या किया, एंटीबॉडीज जो बनाई थी, उन एंटीबॉडीज में जो आईजीजी और आईजीएम है स्पेशली, या फिर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती है एक तरह की, वो इनके ऊपर चिपक जाती है ऐसे। जब ये चिपकती हैं तो मैक्रोफेज समझ जाता है कि ये जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, ये बड़ा डेश किस्म का आदमी है, इसको मैंने अपने आप में इंगल्फ कर लेना है, इसको मैंने फेगोसाइटोज कर लेना है। तो इजीली फेगोसाइटोसिस हो जाती थी। अगर स्प्लीन नहीं होगा तो आपका ऑप्सोनाइजेशन नहीं होगा, यानी आपको एनकैप्सुलेटेड जो आपके बैक्टीरिया हैं उनसे आपको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होंगे। और वो कौन से होते हैं, नीचे लिखे हुए हैं, न्यूमोकोकाई, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, मेनिंगोकोकाई। अच्छा भाई, अगर हमने स्प्लीन निकाल दिया, पोस्ट स्प्लेनेक्टमी कर ली हमने, या सिकल सेल डिजीज में खुद ब खुद आपकी ऑटो स्प्लेनेक्टमी हो जाती है, तो अब क्या होगा, आपका C3B जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब वो C3B ऑप्शनाइज, स्प्लीन है ही नहीं तो कहां पर वो ऑप्शनाइज करवाएगा। तो आपको क्या होगा, ये आपको बार बार इन्फेक्शन लगते रहेंगे, इसीलिए आप क्या करते हो, इसका हल क्या निकाला डॉक्टर्स ने, वैक्सीनेट कर लिया इन पेशेंट्स को अंडरगोइंग स्प्लेनेक्टमी और विद स्प्लेनिक डिसफंक्शन अगेंस्ट एनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपका न्यूमोकोकाई, हिब और आपका मेनिंगोकोकाई, इसको शिन भी बोलते हैं लोग, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। आई होप सो कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ऑप्शनाइजेशन वाला। मुझे यस करें तो मैं आगे बढ़ूं। डॉक्टर संदेश लाल, डॉक्टर कुमार, रिया, कोई भी आप में से। स्प्लीन का जो ये जो कॉन्सेप्ट है पोस्ट स्प्लेनेक्टमी वाला, अगर आपको समझ आ गया तो मैं आगे बढ़ूं। परफेक्ट, गुड। माहिना बासी, थैंक यू ब्रो, थैंक यू रिया, थैंक यू। ओके, एक चीज और समझिए, जब आप पोस्ट स्प्लेनेक्टमी करते हैं तो आपको पोस्ट स्प्लेनेक्टमी में आपको कुछ फाइंडिंग्स मिलेंगी। कौन सी, हॉवेल जॉली बॉडीज, हॉवेल जॉली बॉडी, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, आपको मेरा कम कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। हॉवेल जॉली बॉडीज न्यूक्लियर रेमिनेंट्स होते हैं। इसका ये सीन है, जो आरबीसी आपके यहाँ पर आते थे, या जो सेल आते थे यहाँ पर, वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे नॉर्मली, ठीक है। अब क्योंकि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे, तो उनका जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा वो ब्लड में घूमता फिरता रहेगा, और वो न्यूक्लियर मटेरियल हमें हॉवेल जॉली बॉडीज की फॉर्म में मिलता है, न्यूक्लियर रेमिनेंट्स होते हैं। टारगेट सेल्स मिलते हैं, ये भी आरबीसी, जो आपके नॉर्मल जो आपकी यंग आरबीसी होता है, उसमें क्योंकि हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बहुत अच्छी खासी होती है, तो वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन अब हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम होने की वजह से या प्रॉब्लम्स आने की वजह से टारगेट सेल बन जाता है, मतलब उसमें जो पेल एरिया है वो बहुत ज्यादा बन जाती है। कल हमने एक पिक्चर करी थी जो सिकल सेल का हमने केस किया था, उसमें हमने देखा था कि आपको टारगेट सेल मिल रहा था। मेरा रट्टा मारना, याद करना है, कोई नहीं पूछेगा टारगेट सेल क्यों बन रहा है, हॉवेल जॉली बॉडी क्यों बन रही है, इतना पता होना चाहिए, क्योंकि ये केस में ऊपर आएगा। जैसे हाइपोकैल्सी में आ रहा था, डिजॉर्ज सिंड्रोम में, उन्होंने पूछा तो नहीं हाइपोकैल्सी में कैसे होता है, जस्ट मैंने आपको बता दिया भाई सोडियम का कॉन्सेप्ट, ब्ला 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 ब्ला। ओके, थ्रोम्बोसाइटोसिस क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि आपके प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं ब्लड में। अच्छा, ब्लड में बढ़ते हैं तो कोई ड्राइविंग फैक्टर होगा, नहीं, ड्राइविंग फैक्टर कोई नहीं होता। चीज ये होती है कि आपका नॉर्मल स्प्लीन का वन ऑफ द नॉर्मल फंक्शंस था प्लेटलेट्स को सिक्वेस्टर करके रखना, क्योंकि स्प्लीन क्या करता था, चीजों को संभाल के रखता है। स्प्लीन एक अम्मा है बॉडी की, जो क्या करती है, पैसे बचा के रखती है कि जब आपके घर को नीड पड़ेगी तो वो प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर क्योंकि अब जो है वो अम्मा नहीं रही, तो जो पैसे हैं वो सारे घूमते फिरेंगे, जाया हो जाएंगे। उसके बाद आपका थ्रोम्बोसाइटोसिस, और दूसरी बात कि रिमूवल भी नहीं होगा, ना आपके आरबीसी का, ना आपके उसका क्या नाम है, प्लेटिलेट का। लिम्फोसाइटोसिस भी इसी तरह से, सिक्वेस्ट्रेशन नहीं होगी। सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं किसी चीज को जमा करके रखना कि जरूरत के वक्त हम इस्तेमाल करेंगे। होप्स हो कि आपको स्प्लीन समझ आ गया होगा। टाइम हमने इस पे काफी ले लिया है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हो आप लिख लीजिएगा, मैं इनमें आपको क्लियर कर दूंगा। थाइमस जो है वो हमने कल भी देखा था, मैंने आपको समझाया भी था कि थाइमस इज लाइक ए यूनिवर्सिटी। थाइमस को जब मैं याद करता हूँ तो मुझे एक कॉलेज याद आती है जहां पर टी सेल हायर एजुकेशन लेने जाता है।
और टी सेल की डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन, टी सेल को समझ बूझ वहां पर मिलती है कि मुझे कब किस पैथोजन को हिट करना है या किस पैथोजन पे मुझे ट्रिगर होना है। ठीक है, इट्स लाइक कि मैंने कल भी एग्जांपल दिया, आपकी मदर, वाइफ, सिस्टर तीनों बैठी हुई है, तीनों के लिए आपकी अलग अलग वाइब है आपके माइंड में, आप उनसे डिफरेंट बिहेव करते हो, अब्बा से डिफरेंट बिहेव, अम्मा से डिफरेंट बिहेव, क्योंकि आप एजुकेटेड हो। ठीक है, अगर आप एजुकेटेड ना होते तो आप क्या करते, गंद करते। इसी तरह से जो आपके टी सेल एजुकेटेड नहीं होंगे या थाइमस आपका नहीं होगा तो क्या होगा, गंद होगा। आइए देखते हैं पहले हम इसकी एनाटॉमी। लोकेटेड इन द एंटीरो सुपीरियर मीडियास्टाइनम, याद करने वाली बात, साइट ऑफ टी सेल डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन, इसका हमने अब डिस्कस कर लिया है। एनकैप्सुलेटेड होता है ये आपका थाइमस जो है। एनकैप्सुलेटेड पे एक चीज मुझे ऊपर बताना भूल गई थी, बता देता हूँ। बैक्टीरिया जो एनकैप्सुलेटेड होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, कि मैक्रोफेज उनको पिक नहीं कर पाता और इम्यून जनरेट नहीं हो पाता मोस्ट ऑफ द टाइम। जो वायरस होता है वो नेकेड जो है ना वो ज्यादा खतरनाक होता है, बस इतना याद कर लें, बाकी मैं आगे इम्यूनो उसमें मैक्रो में पढ़ाऊंगा आपको। वायरस जो होता है नेकेड खतरनाक होता है, बैक्टीरिया आपका एनकैप्सुलेटेड। ओके, सो एनकैप्सुलेटेड जो है वो आपका थाइमस होता है। ये थाइमस वाला जो कैप्सूल है वो अलग है, वो उसका टिश्यू का अपना कैप्सूल है। ठीक है, थाइमस एपिथेलियम इज derived फ्रॉम द थर्ड फेरेंजियल पाउच, कल हमने डिस्कस किया था डायजॉट सिंड्रोम में, जो एंडोडर्म से आती है। वेरियस थाइमिक जो लिम्फोसाइट्स है वो मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। ये चीज थोड़ा याद रखने वाली है क्योंकि पैराडॉक्स है थोड़ा सा, तो वो आपसे पूछेगा, है इसमें भी रट्टा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन है, आ गई तो आ गई, तुम लोग क्या कर सकते हो इस पे, कॉन्सेप्ट क्या ही उखाड़ दोगे तुम लोग। ठीक है, जनरली ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी जो ब्लड वाली चीजें वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके कनेक्टिव टिश्यू वाले यानी मेसोडर्म वाले रीजन से आती है। जो आपकी बाकी जो एंडोडर्म से वो आपकी थर्ड फेरेंजियल पाउच बन रहा है, जिससे आपका थाइमस बन रहा है। फेरेंजियल पाउच क्या था, हाँ मैंने आपको बताया था कि जब आप छोटे से बंटी थे, अम्मा की यूट्रस में पड़े थे, तो आपका जो गला था, जो गिल्स थी आपकी, वो आपकी डेवलप होती है डिफरेंट ऑर्गन्स में या डिफरेंट चीजों में, उनमें से फेरेंजियल पाउच एक चीज है और वो खुद बताते खुद एंडोडर्म से आता है। ओके, कॉर्टेक्स इज डेंस विद इमैच्योर टी सेल्स। इस चीज को समझ लें कि कॉर्टेक्स हमेशा हम बाहर वाले हिस्से को बोलते हैं, वहां पर आपका टी सेल होता है। इसका जो कॉर्टेक्स और मेडुला का सीन है वो मैं नीचे वैसे बढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मेडुला पेल होती है, मैच्योर टी सेल्स एंड हैसल कार्पसेल्स कंटेनिंग एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स। आप में से कोई बताएगा रेटिकुलर का मकसद क्या है यहाँ पे? ये जो हैसल कार्पसेल्स हैं, ये रेटिकुलर का मकसद क्या है? डॉक्टर संदेश लाल आप ही बता दें या कोई भी बताए, डॉक्टर अमृता म्यूट करके बताएं और अनम्यूट करके बताएं। कनेक्टिव टिश्यू, परफेक्ट परफेक्ट, गुड। हाँ हाँ ठीक है, कोई क्वेश्चन मार्क? ओके, कल आपने बैरल चेस्ट पकड़ा, अगर एसएल का ऑपोजिट मिल गया तो कौन सा टिश्यू है भाई? थाइमस से, कहीं और मिलता ही नहीं था। अगर काम पूछ ले तो आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, रेटिकुलर जहां भी वर्ड आ जाए आपने माइंड में रख लेना है कनेक्टिव टिश्यू। नॉर्मल जो 3 years के पहले 3 साल में आपको थाइमस अच्छा खासा लार्ज मिलता है, देन वो ऐसा ऐसा कम होता जाता है। टी सेल्स थाइमस में मैच्योर होते हैं, यानी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, प्रोड्यूस दोनों उल्लू के पट्टे बेन बोन मेरो में होते हैं। लेकिन जो टी सेल है वो आपका थाइमस में उसका उसकी यूनिवर्सिटी है, और बी सेल की यूनिवर्सिटी अपना होम टाउन है, ये होम स्कूलिंग है इसकी। ठीक है, बोन मेरो में। एब्सेंट थाइमिक शेडो और हाइपोप्लास्टिक थाइमस सीन इन इम्यूनोडेफिशिएंसीज जैसे टाइजॉइड सिंड्रोम, सब अक्यूट कंबाइंड अपना सॉरी सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, जिसको हम नीचे डिस्कस करेंगे। फिलहाल याद कर लो कि इनमें आपका थाइमस नहीं होता तो टी सेल मैच्योर नहीं हो पाता। इट्स लाइक यूनिवर्सिटीज ही ना हो पाकिस्तान में तो आप पढ़ेंगे कहाँ पे? डॉक्टर्स बनेंगे नहीं हमारी कंट्री में। ठीक है, ओके। एक और चीज मैं आपको समझाता चलूं, थाइमोमा एक ट्यूमर होता है जिसकी कुछ एसोसिएशंस हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ट्यूमर जनरली हम मलिग्नेंट बिनाइन दोनों को बोल सकते हैं। मलिग्नेंट मतलब जो आपका खतरनाक हो, बिनाइन जो आपका रहमदिल हो, मीनिंग यही है इसकी। मलिग्नेंट की मीनिंग है खतरनाक, क्रूअल, जालिम। ठीक है, लेकिन जो बिनाइन है वो होता है काइंड। ओके, थाइमोमा एक न्यूप्लाज्म है यानी मलिग्नेंट कैंसर है, या जनरली आप याद कर लो ट्यूमर है थाइमस का, एसोसिएटेड विद मिस्थेनिया ग्रेविस, सुपीरियर वीना कावा सिंड्रोम, प्योर रेड सेल एप्लेजिया, गुड सिंड्रोम। अब इन चारों को अगर मैं पढ़ाने जाऊंगा तो आपका आधा दिन यहीं पे खत्म हो जाएगा। जस्ट याद कर ले कि ये एसोसिएटेड है। व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएशन एंड एटियोलॉजी? कोई मुझे बताएगा आप में से? आई वुड लव कि मुझे कोई अनम्यूट करके बताए। एटियोलॉजी वर्सेस तो कई मारो भले, मसला नहीं है। एसोसिएशन, हाँ जी, डॉक्टर अमीर हमजा आप बताएं, कुछ याद आ रहा है? नहीं पता सर आपको? एटियोलॉजी इज हाँ कि इसकी वजह से, इसकी हाँ, कॉज है ये, और गुड गुड, एसोसिएशन आगे। है कि इसके साथ ही आता है, लेकिन ये कॉज परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। इटियोलॉजी क्या है कि आपको यूएसए मिली करनी है, ठीक है,
आपने आपके अब्बा अम्मा ने बोला कि बेटा आपको यूएस जाना है, इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ पर ठीक नहीं है, आपको एक दिल हुआ कि यार कॉज क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन कॉज है जो आपको ट्रिगर कर रही है कि यूएसएमएलई करनी है। ये एटियोलॉजी है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉज है आपकी यूएसएमएलई करने का। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और इस वजह से आप यूएसएमएलई कर रहे हो, ये नहीं है, ठीक है। ये एसोसिएशन है कि आप यूएसएमएलई कर रहे हो, साथ में मैं भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो एटियोलॉजी ये होती है कि जब आपको थाइमोमा हो तो इनमें से कोई कंडीशन साथ में हो सकती है, दो, सॉरी एसोसिएशन, माजरत। एटियोलॉजी ये होती है कि डायरेक्टली फॉर सपोज आपको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से आपको फीवर हुआ, तो ये डायरेक्ट कॉज है। इनडायरेक्ट कॉज जो होते हैं वो आपके इसमें आते हैं एसोसिएशंस में। जहां भी मैं बोलूंगा एसोसिएटेड, आज पहली बार बता रहा हूँ, लास्ट बार बता रहा हूँ कि एसोसिएटेड का मकसद ये है कि मिस्टीरिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, क्योंकि ये इम्यून से रिलेटेड है ना ब्रो। मैंने समझाया था ना कि अगर आपको एजुकेशन ना दी जाए तो आप जाहिल हो जाओगे, ठीक है। तो मिस्टीरिया ग्रेविस आपका इम्यून का मसला है, प्योर एप्लीजिया इम्यून का मसला है, गुड पास्चर गुड सिंड्रोम में एक गुड पास्चर सिंड्रोम होता है, वो अलग होता है, ये गुड सिंड्रोम है। इसमें आपकी एगेमा ग्लोबुलिनीमिया होती है। क्या होती है? एगेमा ग्लोबुलिनीमिया, यानी जो आपके आईजीजी आईजीएम ब्ला ब्ला है, मेरी स्पेलिंग जो है वो इस पे थोड़ी इधर उधर होती है, माइंड ना कीजिएगा, ठीक है। टाइपिंग मुझसे नहीं हो पाती, ओके। जो भी है एगेमा ग्लोबुलिनीमिया, ठीक है। तो एगेमा जो ग्लोबुलिनीमिया है वो आपका होता है गुड सिंड्रोम में, जबकि गुड पास्चर सिंड्रोम में वो एक अलग चीज है, उसको छोड़ दें फिलहाल, ओके, गॉट इट। प्योर रेड सेल एप्लेजिया में जस्ट आपका रेड सेल जो है वो डैमेज हो जाएगा, कोई भी कॉज हो सकता है। सुपीरियर वीना कवा सिंड्रोम का जस्ट इतना बता देता हूँ कि ब्रोंक्यूल जो होते हैं ना आपके, उसका एक ट्यूमर होता है, कैंसर होता है जो सुपीरियर वीना कवा को कंप्रेस करता है, और उसकी वजह से आपका जो फेस है वो रेड हो जाता है, ठीक है। ये याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट बता दिया मैंने। कैंसर यहाँ पर मिस्थेनिया ग्रेविस आपका क्या है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, वीकनेस होती है इसमें, टॉसिस मायोसिस एनाइडोसिस ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। प्योर रेड सेल एप्लेजिया में नाम से ही पता चल रहा है, एप्लेजिया बोलते हैं आपके सेल जब खत्म हो जाए, एट्रोफी को बोलते हैं। गुड सिंड्रोम के एगेमा ग्लोबुलिनीमिया कि जनरली आपकी अननोन कॉज की वजह से आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स कम हो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। टॉपिक तो बहुत लंबा है थाइमस, लेकिन जितना मैं कर सकता हूँ मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ेंगे, कोई सवाल हो पूछ ले भले, अगर आगे बढ़ना है तो यस कर दे, मुझे मैसेज में टाइप कर दे यस। डॉक्टर संदेश, डॉक्टर अमृता, कोई भी आप में से, ओके परफेक्ट, गुड गुड गुड, ठीक है। इनेट वर्सेस एडेप्टिव इम्यूनिटी को मैं ऐसे, जब मेरे देखो जब भी टॉपिक देखते हो ना, पहले उसके वर्ड की मीनिंग समझा करो, इसका मकसद क्या है, ठीक है। क्यों उन्होंने उल्लू के पट्टों ने या साइंटिस्ट ने इतना टाइम जाया करके इसका नाम रखा, ठीक है। जब मैं इनेट और एडेप्टिव पढ़ता हूँ तो मुझे याद आता है फोन अपना, जिसमें जो बिल्ट इन आपका क्रोम, आपका यूट्यूब, आपका ब्ला 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 जो भी ऐप है, ठीक है, मैसेज वाली ऐप, ठीक है, कॉल वाली ऐप, कॉल जो लॉग है, तो वो सारी चीजें इनेट बिल्ट इन दी जाती है मुझे। लेकिन अगर मेरी नीड है तो मैं इंस्टा भी डाउनलोड कर सकता हूँ, स्नैप भी डाउनलोड कर सकता हूँ, गूगल मीट की लिंक भी डाउनलोड कर सकता, अपना ऐप भी डाउनलोड कर सकता हूँ। वो होता है एडेप्टेशन कि भाई मेरी नीड क्या है, उस हिसाब से वो चीजें। अब इसमें एक और चीज समझ लीजिए, फॉर सपोज अगर मैं चाहूं भी तो इनेट वाली चीजों को, अगर मैं अपने फोन को रीसेट भी कर दूं, तोड़ दूं क्यों ना मैं, लेकिन उसमें इनेट चीजें कभी भी नहीं निकलेंगी पूरी लाइफ टाइम के लिए। लेकिन एडाप्टिव का क्या होता है, अगर नीड ना हो तो वो कम हो जाती है। इस चीज को समझ लीजिएगा कि इनेट आपका बचपन से लेकर आपकी कबर तक चलेगा, लेकिन जो एडाप्टिव होगा, एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेज डिक्रीज विद एज, इसको बोलते हैं इम्यूनोसेनिसेंस। मैंने पीछे एक वर्ड यूज किया था सेनिसेंट आरबीसी, सेनिसेंस बोलते हैं ओल्डर, बूढ़े, ठीक है, जो अपनी उम्र खा चुके हो। तो एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेज जो है वो विद एज जो है कम हो जाते हैं। जैसे आपके फोन में फिर इंस्टा हैंग करेगा, जो है वो आपका व्हाट्सएप में वो हैंग करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, अगर आपका फोन पुराना हो जाता है तो, या आपकी नीड नहीं है तो आप क्या करते हो, अनइंस्टॉल कर लेते हो। जैसे इस वक्त मेरे फोन में नहीं है स्नैप और इंस्टा, क्योंकि मुझे पढ़ना है या मुझे पढ़ाना है, ठीक है। तो दिस इज लाइक दैट। इनेट इम्यूनिटी का एक और याद कर लें, एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। इनेट इम्यूनिटी से पहले हेमेटोलॉजी में एक चीज है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मुझे एक सेकंड दे दें। हेमेटोलॉजी कौन से पेज नंबर पर है? हेमेटोलॉजी 409। अब यहाँ पर जब आप आते हो ना हेमेटोलॉजी में, यहाँ पर एक ये वाली पिक्चर, ठीक है, ये पिक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना होगा। इनेट और एडेप्टिव पे मैं आता हूँ, आपको बिल्ट इन वाला समझ आ गया होगा, एडेप्टिव वाला समझ आ गया होगा, बाकी उसको मैं डिफाइन करता हूँ। जल्दी से समझ लीजिए कि मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होते हैं जो आपके, कल मैंने आइटो सेल के लिए बोला था, ये स्टेम सेल होते हैं। स्टेम सेल वो होते हैं जो आपके प्रिलिमिनरी हो, जिससे आपकी आगे जनरेशन जो है वो बढ़े, ठीक है। माइलोइड स्टेम सेल होते हैं ये वाले, लिम्फोइड होते हैं ये वाले। हमने लिम्फोइड में पढ़ा था, हमें जब भी हमारे पास लिम्फोइड आती है माइंड में, तो हमारे बी सेल, उसका मैच्योर फॉर्म प्लाज्मा सेल, या फिर टी सेल, टी का मैच्योर फॉर्म हेल्पर टी, या टी साइटोटॉक्सिक आता है। लेकिन एक मीसना कहीं का बैठा है यहाँ पे, इसका नाम है उल्लू के पट्टी का
नेचुरल किलर सेल, जो दिखने में तो हमें ये समझ में आता है कि यार ये इस साइड वाला होगा, लेकिन इसकी ओरिजिन लिम्फोइड है। और इसीलिए हमें इसको इसलिए याद रखना पड़ता है क्योंकि ये लिम्फोइड ओरिजिन का होते हुए इनेट वाला काम करता है, क्योंकि बाकी जो न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेजोफिल, ये आप या मैक्रोफेज, ये सारे इनेट में काम करते हैं। तो नेचुरल किलर सेल का पैदा तो इस घर में हुआ है, लेकिन पड़ोसियों के यहाँ जाता है खाना खाने, सारा दिन इनके साथ खेलता रहता है, इसकी दोस्ती इन लोगों के साथ है। बाकी जो ये आपका जो बी सेल और डी सेल है वो आपके एडाप्टिव वाले होते हैं। ये आपका वो है स्नैप और इंस्टा, ये आपके जो बेसिक फीचर्स है फोन के, क्रोम और यूट्यूब। ठीक है, अगर हमने टॉपिक खोला ही तो समझा देता हूँ। बोन मैरो वो जगह होती है जहां पर आपके एरिथ्रोब्लास्ट, मेगाकेरोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट प्रोड्यूस होते हैं। जब तक आपका जो मोनोब्लास्ट है ब्लड में, जब तक ये सर्कुलेट कर रहा है, मोनोसाइट की फॉर्म में सर्कुलेट करता है, मैच्योर फॉर्म में। जब ये टिश्यू में जाता है तो मैक्रोफेज कहलाता है। ये यूं समझ ले कि इसकी एक्टिव फॉर्म को, कॉम्बेटिक फॉर्म को, जो लड़ना जानती हो लोगों से, अपना पैथोजन से, उसको मैक्रोफेज बोलते हैं। जब तक ये ब्लड में, सेम बंदे का नाम जो है वो मोनोसाइट है। माइलोब्लास्ट ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन सब में ग्रेन्यूल्स होते हैं, इजोनोफिल में, बेजोफिल में और आपके न्यूट्रोफिल में। न्यूट्रोफिल जो होता है वो आपका जो माइलोब्लास्ट जो एक सेल होता है, जो ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस की बात कर रहा है, वहां से जो है पहले बेंड सेल में कन्वर्ट होता है। इस बेंड सेल, ये बेंड सेल कब बढ़ता है? जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स ज्यादा होते हैं। कल मैंने बताया था सीबीसी में हम न्यूट्रोफिल्स चेक करते हैं जब आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो हम ये जो बेंड सेल है इसके बढ़ जाने को हम लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं। आप में से कोई मुझे बताएगा कि बेंड सेल को लेफ्ट शिफ्ट क्यों बोलते हैं? और एंड आई वांट कि अनम्यूट करके बताए, व्हाई डू वी कॉल दिस बेंड सेल का बढ़ जाना एज अ लेफ्ट शिफ्ट? गो ऑन, तुक्का ही लगाओ, कुछ नहीं होता। जब इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं तब हम इसको लेफ्ट शिफ्ट कहते हैं। परफेक्ट, ये तो मैंने भी बताया आपको कि मैच्योर जो न्यूट्रोफिल हैं बढ़ जाते हैं, इनको लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड याद कर लें इसका, जस्ट आपको याद करने के लिए सवाल भी नहीं आएगा। ठीक है, पहले जो सीबीसी होती थी ना, पहले जो, हाँ म्यूट करने बस, पहले जो सीबीसी होती थी ना, वो आपकी हैंड रिटन होती थी, मैनुअल होती थी। वहां पर वो क्या करते थे, लेफ्ट साइड पे ऊपर लिख देते थे कि इसमें बैंड सेल मिल रहे हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया लेफ्ट शिफ्ट। समझ आ गई डॉक्टर साहब जिन्होंने बोला था अभी? मुझे हाँ इसको रिपीट कर दें प्लीज। ये जस्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा रहा हूँ। पहले जो सीबीसी, आज तो हमारे पास कंप्यूटर वाली आती है ना, पहले हाथ से लिखी जाती थी। तो उसमें क्या करते थे, बैंड सेल मिलता था ना, वो लेफ्ट साइड पर ऊपर लिख देते थे साइंटिस्ट या जो भी लेबोरेटरी वाला बंदा होता था, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, परफेक्ट, सही। बस ये याद करने के लिए आपकी, क्योंकि अब आपको उम्र भर नहीं भूलेगा ये चीज कि यार लेफ्ट शिफ्ट जो है बैंड सेल था, इमेच्योर न्यूट्रोफिल था। वो तो जाहिर सी बात है, जब आप बैक्टीरिया आपके बढ़ेंगे, जब आपके बैक्टीरिया होंगे ना, तो आप क्या करते हो, इट्स लाइक के आपके घर में मेहमान आ जाए, या मेहमान नहीं है, चलो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर सपोज आप बैठे रहे वो, ठीक है डॉक्टर साहब, आप मुझसे इंटरेक्ट करिए जिन्होंने अभी ऑन किया था माइक। फॉर सपोज आप बैठे, आपका एक छोटा भाई बैठा हुआ है 3 साल का, आपके घर में आपको सांप आता हुआ दिख रहा है रूम में, अब आप स्नैक आता हुआ दिख रहा है, अब आपकी पहली जो कॉन्शियस होगी वो क्या करेगी कि घर में जो भी सामान पड़ा हुआ है वो आप उस सांप को मारेंगी, चाहे वो क्रिकेट की बैट हो, बेलन हो, या फिर आपका वो रोटियां बनाने वाली वो जो फ्लोर आता है वो, या आपके पास कोई भी, इवन अगर आपके पास लैपटॉप होगा ना, वो भी मारेंगे, कहेंगे कि मेरा भाई बच जाए। क्या मैं गलत कह रहा हूँ डॉक्टर साहब? सही सही कह रहा हूँ ना? तो मतलब सही। कि आपने मल्टीपल मैकेनिज्म यूज किए, अगर बॉडी ने किए तो गुनाह हो गया क्या? याद करना है ना आप हमें कि जी। बॉडी जब देखेगी कि भाई बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, तो वो क्या करेगी, इमेच्योर चीजें भी बनाएगी। जैसे हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं, हम आधी कच्ची रोटियां भी डाल देते हैं, भाई ठीक है काम चलाओ, आगे बढ़ाओ चीजों को। ठीक है, तो इसी तरह से बैंड सेल इसीलिए आपके इमेच्योर होते हैं, क्योंकि आप जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करते जाते हो, क्योंकि अब आपको समझ नहीं आ रहा होता, इसीलिए तो आपको फीवर होता है, इसीलिए तो आपको इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, क्योंकि आपकी बॉडी प्रोसेस ही नहीं कर पाती करना क्या है। उसको जो समझ में आता है वो करती है, नेट भी एक्टिव करेगी। जो आपके हाथ में चीज आएगी, इवन आपके हाथ में कॉटन भी आएगी ना, वो भी आप फेंकोगे, मारोगे उसको कि मेरा भाई बच जाए। इसी तरह से आपकी बॉडी आपको बचाती है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मेगाकेरोब्लास्ट प्लेटलेट बनाता है, ये पिक्चर आप फर्दर याद कर लेना। एक बैंड सेल वाली बात, ठीक है, एक स्नेक वाला एग्जांपल, दूसरा नेचुरल किलर सेल, लिम्फोइड ओरिजिन से आते हुए एडाप्टिव इम्यूनिटी वाले घर से पैदा होते हुए ड्यूटी जो है वो यहाँ पर करता है, सगा इनका इनेट वालों का। ये सारे आपके नेट में आते हैं, बाकी ग्रेनुलोसाइट्स और मैक्रोफेज। ओके, अब देख लें आप नेट इम्यूनिटी में न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, मोनोसाइट, डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल जो होता है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ही होता है, जैसे आपका मैक्रोफेज था, लेकिन ये स्किन में मौजूद होता है। डॉक्टर साहब आप अनम्यूट करें, जिन्होंने किया था अभी। मुझे बताएं कि ब्रेन में जो आपके जो वो होते हैं, आपकी क्या नाम है, मैक्रोफेज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं?
जैसे स्किन के मैक्रोफेज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइटिक सेल बोलते हैं ना, याद कर लें, मैं आपको याद करवा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह ब्रेन में बोलते हैं माइक्रोग्लिया, जी। आपके जो बोन है वहां पर ओस्टियोक्लास्ट, इसी तरह आपका जो लिवर है वहां पर कप्फर सेल, इसी तरह आपके लंग में एल्वियुलर मैक्रोफेज। और ये आपकी फर्स्ट एड में सारे लिखे हुए हैं, आगे किसी मॉड्यूल में जहां पर मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल, हेमेटोलॉजी में, हाँ कहीं भी लिखे हुए हैं, वहां से आप याद कर लीजिएगा, ये सारे आपके हैं, ठीक है। ओस्टियोक्लास्ट की भी वही ओरिजिन है, माइक्रोग्लिया की भी वही काम है, कप्फर सेल का भी वही काम है, एल्वियुलर मैक्रोफेज। स्किन में आपका डेंड्राइटिक सेल आपने याद कर लिया, ये अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें या लिख के रख दें, याद काम आएगा आपको, ठीक है। देन नेचुरल किलर सेल अभी मैंने बताया, और लिम्फोइड ओरिजिन भी आपको बता रहा है, जो चीज मैंने आपको समझा दी कि कैसे यहाँ पर हीम को इंटर अपना वो करके आ रहा है। अगेन ये चीज आज ही बोल रहा हूँ, आगे नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं आपको इस तरह नहीं पढ़ा पाऊंगा कि बार बार मैं डिफरेंट मॉड्यूल में जाऊं, क्योंकि ये भी एक फीडबैक मुझे मिला कि सर आप जो दूसरे मॉड्यूल में जा रहे हैं हमारी कंसंट्रेशन टूट रही है। ये होता है बच्चों के साथ, ठीक है। लेकिन आपको जो खुद से पढ़ना है ना वो इस तरह पढ़ना है कि अगर कोई चीज यहाँ पर हीम को टच कर रही है ना, चले जाओ हीम। इसी ये पीडीएफ यूज करने का सबसे बड़ा यही फायदा होता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाते हो वहां पर वो आपको नहीं बताता कि ये एंडो न्यूरो चीज, डिफरेंट मल्टीपल चीजें वो मिक्स करके आपको दे देगा, खिचड़ी बना के देगा, आप खुद सेग्रीगेट करो सवाल किस मॉड्यूल का है, ठीक है। ओके, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हम पढ़ेंगे आगे, फिलहाल के लिए कॉम्प्लीमेंट याद कर लें। कॉम्प्लीमेंट बस इसको नाम से याद कर लें कि ये इम्यून सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एपिथेलियल बैरियर्स जैसे स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, आपके नाक के बाल हो गए, ठीक है, या सीलिया हो गए जो आपके गले में पड़े हुए हैं। उसके बाद सिक्रेटेड एंजाइम्स जो आपकी बॉडी में सिक्रेट हो रहे हैं, लाइपेज ब्ला 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 ब्ला, सब आपके इननेट इम्यूनिटी में बिल्ट इन फीचर्स आपको मिलती है। जो आपके एडेप्टिव इम्यूनिटी है, टी सेल, बी सेल, सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज। जब हम बात करते हैं इसकी इनेट इम्यूनिटी की, तो जर्म लाइन में इनकोडेड बिल्ट इन। एडेप्टिव इम्यूनिटी में जो जीन्स होती है उनकी वेरिएशन होती है, और उन जीन्स को बोलते हैं वीडीजे रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या होता है कि आपकी और आपके फियांस की फॉर सपोज बात पक्की करी जाए, निकाहनामा करा जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बात टूट जाती है, आप किसी और से शादी करते हो, अगेन आप कॉम्बिनेट हो रहे हो, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पलीफाई करने के लिए, और कोई एग्जाम्पल मेरे माइंड में नहीं आ रहा। रिकॉम्बिनेशन इज लाइक नेचर ने क्या किया है, 3 जीन्स आपको दे दी है, 2 आपको चेन दे दी, एक लाइट चेन होती है, एक हेवी चेन होती है। वो फिर आपस में जो लाइट चेन होती है वो चेंज होती रहती है। उससे क्या होता है, आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबॉडीज आती है। एक चीज और समझा देता हूँ, यहाँ पे नीचे आएगी, वैसे इतना उसको वहां डिफाइन नहीं करूंगा। डॉक्टर साहब आप में से कोई मुझे बताएगा कि टोटल एंटीजन कितने हैं आपकी एनवायरमेंट में? डॉक्टर अमीर हमजा आप बताएं। 5। वो तो एंटीबॉडीज है ना ब्रो, आईजीजी, Oh, आईजीई, आईजीएम, आईजीए, yes. ईडी। मैंने तो एंटीजन पूछा था, एंटीजन करोड़ों हैं, लाखों हैं, अरबों हैं, इतने कि गिन भी नहीं सकती आप, ठीक है। तो इसीलिए उतने एंटीजन के लिए उतनी आपको एंटीबॉडीज चाहिए। ऐसे नहीं होता कि एक एंटीबॉडी सबको जाके हिट करे, ऐसे नहीं होता। हर एंटीजन के लिए एक अलग एंटीबॉडी बनानी पड़ती है, ये है कुदरत का निजाम। और उस जो हर एंटीबॉडी बनेगी डिफरेंट किस्म की, यानी इन 5 क्लासेस में से डिफरेंट किस्म की एंटीबॉडी जो एंटीजन को जाके हिट करेगी फॉर सपोज, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उतने ज्यादा बी सेल चाहिए। तो सबसे बड़ी जो गेम हो रही होती है ना, वो बी सेल में हो रही होती है। फॉर सपोज मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझा देता हूँ, ये एंटीबॉडी है, ठीक है। इसका जो ये वाला रीजन होता है, ये एंटीजन बाइंडिंग रीजन होता है, जो फॉरेन पार्टिकल से बाइंड करता है। फॉर सपोज ये शेप वाला फॉरेन पार्टिकल को ये बाइंड कर लेता है आराम से। तो जो ये वाला शेप आएगा, फॉर सपोज ये एक अलग एंटीजन है, तो इसको ये एंटीबॉडी बाइंड नहीं कर सकती। इसके लिए फिर आपको क्या करना है, एक अलग एंटीबॉडी बनानी है। बाकी नीचे वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा, यहां से लेकर यहां तक फॉर सपोज। और यही रीजन आपका डिसाइड करता है ये आईजीए है, ई है या डी है, जो भी है। नीचे वाला रीजन जो है वो 5-6 का अपना अपना होता है, लेकिन ऊपर वाला जो रीजन होता है, जो एफ ए बी पोर्शन है, ये चेंज होता रहता है। और इसकी ये जो मैंने चेन बनाई है ना ऊपर वाली, ये जो अभी मैंने बनाई, इसको ही बोलते हैं, यहाँ पर ही होते हैं वीडीजे रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। मुझे पता है कि आपको ये समझ नहीं आया होगा, क्योंकि ये नीचे हमारा टॉपिक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पे, ये देख लें। मैंने अभी बोला ना हेवी चेन, लाइट चेन, वीडीजे देख लें, लिखा हुआ है वी, यहाँ पर आपका जे, ये डी, ये जो है ना वो चेंज होते रहते हैं। ये मैंने बनाया हुआ है, किसी स्टूडेंट को पढ़ाया हुआ है कि यहाँ पर ये एंटीजन बाइंड हो रहा है। ये जो ग्रीन कलर ये बॉक्स बना हुआ है ना, एंटीजन बनाया मैंने। अब एंटीजन कोई ट्रायंगुलर होगा, कोई कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा फॉर सपोज। तो उसके लिए आपके जो एफसी रीजन होता है वो कांस्टेंट होता है, जो नीचे वाला होता है, ठीक है। आई नो कि आपको फिलहाल नहीं आएगा, इसको छोड़ दे फिलहाल, आप इतना यहाँ से याद कर लें, इनेट और एडेप्टिव का काम याद करें। कि इनेट आपका जो होता है वो जर्म लाइन इनकोडेड होता है, जो एडेप्टिव होता है क्योंकि आपको एडेप्टेशन करनी है, तो उसमें हम जीन की
वेरिएशन करते रहते हैं ड्यूरिंग लिम्फोसाइट डेवलपमेंट। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कहां पर होगी, तो ये फॉलिकल में होगी, जर्मिनल सेंटर में होगी, क्योंकि वहां पर ही आपका लिम्फोसाइट डेवलप हो रहा था, वहां पर ही आपके बी सेल की एजुकेशन हो रही थी सेकेंडरी। और आपने ये पढ़ के भी आए हो कि सेकेंडरी जो आपके इम्यून ऑर्गन्स हैं, वहां पर आपका क्या होता है, एंटीजन से कॉम्पीट करना सीखते हो आप। ये नहीं करना कि आगे चले गए तो पीछे वाला भूल गए। आपको ये चीज मैं ऑलरेडी बता दूं, क्लास लेने से पहले भी अगर आ रहे हो ना यहाँ पे, ये वाले स्पेशली 7 डेज, आप टॉपिक जो मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ वो पढ़ के आओ। सिंपल है कि 5 पेजेस में आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगा, मेरा यही टारगेट है। टोटल 25-26 पेजेस है, 6 दिन में हमारे आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अगले 5 पेज आपको कवर करके आने। कवर करने का मकसद ये नहीं कि आप डीप में चले जाओ, लेकिन आपको पता हो कि यहाँ पर ये टॉपिक है, यहाँ पर ये टॉपिक है, आंखों से गुजरा हुआ हो। और जो कल आपने टॉपिक पढ़ा है उसको भी आप रिपीट कर लिया करो। इम्यूनोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको फ्री में मिल रही है ना तो थोड़ा सा ग्रेटफुल हो जाओ। ठीक है, बहुत मुश्किल टॉपिक है, मुझे पर्सनली 4 महीने लगे थे इसको समझने में, एंड ट्रूथफुली बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत मुझे पर्सनली टफ लगा, आपको मुझे नहीं पता। बीडीजे रिकॉम्बिनेशन हमने देख लिया, लिम्फोसाइट डेवलपमेंट हमने देख लिया, इनेट इम्यूनिटी, बिल्ट इन, एडाप्टिव इम्यूनिटी जो आप एडेप्ट करते हो माहौल के साथ। रेस्पॉन्सेज टू पैथोजन नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको स्नेक का एग्जांपल दिया कि आपके हाथ में जो चीज आएगी वो मारोगे उसको, तो नॉन स्पेसिफिक होता है। कोई भी पैथोजन आएगा ये सब एक्टिवेट हो जाएंगे। अकर्स रैपिडली मिनट्स टू आवर्स, जैसे आपने स्नेक के लिए सांप के अगेंस्ट आपने रिस्पॉन्स दिया, लेकिन ये एक बार सांप चला गया तो आपको मेमोरी रिस्पॉन्स याद नहीं रहता, इसी तरह से इनको भी याद नहीं रहता। ठीक है, फॉर सपोज अब ये जो होता है आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी, ये हाईली स्पेसिफिक होती है, ये रिफाइन होती रहती है वक्त के साथ, ये और ज्यादा बेहतर होती जाती है। डेवलप्स ओवर लॉन्गर पीरियड्स, मेमोरी रिस्पॉन्स इज फास्टर एंड मोर रोबस्ट। अब आपको याद होता है कि आपकी फॉर सपोज आपका वही सांप जो आपकी बॉडी में आ रहा है, अब आपको याद होता है किचन में एक छुरी पड़ी हुई है, वही छुरी उठा के मुझे उसको मार के काटना है सांप, क्योंकि आपको आप जो है पहली बार सांप आया तो आपको भगाने में टाइम लगा, फिर आपने सोच लिया कि यार मुझे क्या करना है, अब ये एडेप्टेशन बना लिया, अगर सांप फिर से आएगा तो मैं अपनी जेब में एक छुरी रखूंगी कि जब वो आएगा तो मैं उसको तकिया ना मारूं, डायरेक्ट सांप को काट दूं, जान छोड़े हमारी। तो ये चीज है लॉन्गर पीरियड में होती है, लेकिन मोर रोबस्ट होती है। आप मुझे बताइए तकिया मारना या लैपटॉप मारना बेहतर है, छुरी से उसको उसका सर काटना बेहतर, हार्मफुल चीज का। ठीक है, तो इसी तरह से वो रोबस्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, सीक्रेटेड प्रोटीन्स कौन से होते हैं, लाइसोजाइम, कॉम्प्लीमेंट, सी रिएक्टिव प्रोटीन, डिफेंसिन, साइटोकाइन। डिफेंसिन का एक एमसीक्यू आता है, याद कर लें कि ये न्यूट्रोफिल जो है वो सबसे पहली चीज यही रिलीज करता है, क्विक अक्यूट। ठीक है, यहाँ पर आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स और साइटोकाइंस होते हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इनको ऊपर ऊपर से देखते जाए। यहाँ पर एक और चीज, अब एक और कॉन्सेप्ट है। अब जब मैंने आपको बताया था ऊपर यहाँ पर कि जो मैक्रोफेज है, मैंने आपको बोला था ना कि मैक्रोफेज जो है वो बैक्टीरिया को पिक करता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर रिस्पॉन्स करें मुझे, मैंने आपको बताया था ना कि आपको, यस ओके ग्रेट, ठीक है, हाँ इस तरह से रिस्पॉन्ड करते रहे। अगर मैंने आपको बताया था मैक्रोफेज को पिक करता है, तो यहाँ पर याद कर ले, यहाँ पर एक चीज होती है, मैक्रोफेज ऐसे नहीं पिक करता है इसको। मैक्रोफेज यहाँ पर, मैक्रोफेज क्या होता है, टॉल लाइक रिसेप्टर। ये टॉल लाइक रिसेप्टर या टीसीआर जिसको हम बोलते हैं, ये हर पैथोजन को पकड़ना जानता है। और ये जो पैथोजन है इनको हम नाम देते हैं, एक फैंसी सा हमने नाम दिया हुआ है पैम्प, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर प्रोटीन। ये पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर प्रोटीन होती है बैक्टीरिया की, जो यहाँ पर टॉल लाइक रिसेप्टर से बाउंड होती है। अब आए नीचे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। रिकॉग्निशन की फीचर्स इन पैथोजन रिकॉग्निशन, टॉल लाइक रिसेप्टर्स पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स होते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। और फिर क्या होता है, आपका एनएफ के भी एक्टिवेट होता है। एनएफ के भी क्या होता है समझाता हूँ, आ जाए ऊपर। यहाँ पर हमने देखा था, वन सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका टी सेल अपना वो है टॉल लाइक रिसेप्टर है, टीसीआर। ठीक है, जो टॉल लाइक रिसेप्टर है वो आपका यहाँ पर होता है, और ये जो है वो आपका पैथोजन है। ठीक है, या पैथोजन मॉलिक्यूलर प्रोटीन है। जब ये आपस में बाइंड हो जाते हैं, जो मैसेज है वो डाउन द ग्रेडियंट आपके न्यूक्लियस के पास जाता है। और न्यूक्लियस में एक चीज होती है न्यूक्लियर फैक्टर कैपा बी, जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है तो उससे क्या बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनती है, प्रोटीन से आपका फिर एंटीबॉडीज बन सकती है, साइटोकाइन बन सकते हैं, मल्टीपल चीजें बन सकती है। दो के मैक्रोफेज एंटीबॉडी नहीं बनाता, स्लिप ऑफ टंग हो गया, लेकिन मैक्रोफेज आपके साइटोकाइंस बनाते हैं। ठीक है, इस चीज को आपने याद कर लेना है कि जो आपके टॉल लाइक रिसेप्टर्स हैं वो आपके बैक्टीरिया को पिक करते हैं, उनको मैसेज नीचे सेल के न्यूक्लियस को भेजते हैं, वहां पर ट्रांसक्रिप्शन होती है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से क्या,
प्रोटीन से साइटोकाइंस बनेंगे, ठीक है, परफेक्ट, ओके। एग्जांपल्स ऑफ पैम्स क्या है? लाइपोपोलीसेकेराइड, जो बैक्टीरिया होता है उसके ऊपर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, हम पढ़ेंगे आगे माइक्रो में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर एक प्रोटीन होती है लाइपोपोलीसेकेराइड, उसके बाद में प्रोटीन काइंड ऑफ लिपिड और वो आपका वो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका फ्लैजिलिन बैक्टीरिया के ऊपर होता है, न्यूक्लिक एसिड्स वायरसेस में होते हैं जिनको आपके मैक्रोफेजेस सेंस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टॉल लाइक रिसेप्टर। अब यही चीज जो आपके एडेप्टिव में हो रही है उसमें क्या होता है, जो आपके मेमोरी सेल्स होते हैं एक्टिवेटेड बी एंड टी सेल्स, सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू प्रीवियसली एनकाउंटर्ड एंटीजन, स्ट्रॉन्गर क्विकर इम्यून रिस्पॉन्स। पहली बार जब आपको कोई भी पैथोजन लगा है तो वो रिस्पॉन्स देने में टाइम लगाता है, ठीक है, उसमें रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है। लेकिन जब आप सेकंड टाइम वही चीज आपको हिट करती है तो आप क्या करते हो, उसके अगेंस्ट एक प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हो, और यही चीज आप यूज करते हो वैक्सीनेशन में। आप क्या करते हो, जैसे टीबी है या आपका कोई भी वायरल पार्टिकल है, उसको लेते हो, आप उसको जो है वो मशीन में डालते हो, उसको उसको बहुत सिंपल करके जिस तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। आपने एक बैक्टीरिया लिया, उसको आपने हीट किया, हीट करने से क्या होगा, बैक्टीरिया जो है वो किल हो गया, उसके प्रोटीन्स को आपने लिया, क्या किया, आपने उसका एक सीरम बना लिया, बॉडी में इंजेक्ट किया। जब आप बॉडी में इंजेक्ट करते हो तो बॉडी को ऐसे लगता है कि जैसे बैक्टीरिया खुद आया हुआ है, तो वो इम्यून बनाना शुरू करता है, एंटीबॉडीज बनती है। अब नेक्स्ट टाइम जब रियल बैक्टीरिया यहाँ पर आएगा तो ये एंटी कि आपने एक रोबस्ट क्विकर इम्यून रिस्पांस जनरेट करके रख दिया जो अगली बार वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करके देगी। अभी आप ऊपर बढ़ के आए हो 3 वैक्सीनेशन, हिब, स्ट्रेप न्यूमोनी और मेनिंजाइटिस। एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेस डिक्रीज विद एज, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। आई होप कि आपको इनेट और एडेप्टिव काफी अच्छे से समझ आ गई होगी, नहीं भी आई तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इम्यून प्रिविलेज क्या होता है? प्रिविलेज बोलते हैं जब आपके पास कोई चीज एक्स्ट्रा हो, जब आपके पास कोई चीज अच्छी हो, जब आप किसी से बचे हुए हो, जैसे आप फाइनेंशियली गुड स्टेट में हो तो पढ़ाई कर रहे हो, ये आपकी एक प्रिविलेज है, ठीक है। इसी तरह से कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनमें इम्यून सेल नहीं जा पाते, अगर इम्यून सेल नहीं जा पाते तो मतलब वहां पर इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो टिश्यू डैमेज नहीं होगा, क्योंकि वो सेंसिटिव ऑर्गन्स है, जैसे आपका आई, ब्रेन, प्लेसेंटा, टेस्टिस, ठीक है। ये चारों ऑर्गन्स बहुत ज्यादा डेलिकेट है, इसीलिए इनमें आपका नेचर ने क्या किया, इनको इम्यून सेल को नहीं जाने दिया, ठीक है। organs and tissues where chemicals or physical mechanisms limit the immune responses to foreign antigens to avoid damage that would occur from inflammatory sequelae, कि अगर डैमेज हो भी जाए इन्फ्लेमेशन से तो वो मतलब इन्फ्लेमेशन होगा ही नहीं तो डैमेज होगा ही नहीं। ये तो हमें बहुत बड़ा मतलब वो दिख गया, फायदा दिख गया, ठीक है। आप में से कोई है जो मुझे इसका नुकसान बताएगा इम्यून प्रिविलेज का? गो ऑन डॉक्टर्स, बताएं मुझे, आप में से कोई है जो मुझे इसका नुकसान बताएगा? अनम्यूट करें, अनम्यूट करें, तो कम आ रहे हैं। हाँ हाँ जी डॉक्टर साहबा बताएं। जब बॉडी में इंजरी होती है तो ये एज रिकॉग्नाइज होते हैं फॉरेन, तो इनके अगेंस्ट जो बॉडी है ना वो एक्ट करती है। हाँ तो देखिए, इसको हाँ लाइक कोई ट्रॉमा वगैरह इंजरी आ जाए तो फिर वहां पे जो है ना वो इन्फ्लामेटरी सेल्स वगैरह रिलीज होते हैं जो एज अ फॉरेन, तो इनको काउंट करते हैं और इनको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ हाँ, इस चीज को समझिए, डॉक्टर साहब मेरे ख्याल सही कहना चाहती है, मैं थोड़ा इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली ये है कि नेचर ने क्या किया, यहाँ पर आपके इम्यून सेल को नहीं जाने दिया, लिम्फोसाइट को नहीं जाने दिया कि भाई आप जाओ ही मत। फॉर सपोज खुदा न ख्वास्ता बाहर से आपकी आई में कोई आपको चीज प्लग हो जाती है, ठीक है, कोई आपको मैच स्टिक की आपको प्लग हो जाती है, आंख में कोई डाल देता है आपके, या कोई नाइफ आपके आंख में डाल देता है। अब क्योंकि फॉरेन पार्टिकल चला गया, अगर यहाँ पर इम्यून सेल जा पाते तो वो उसको क्लियर ऑफ करते, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर इम्यून सेल नहीं जा रहे तो वो इन्फ्लेमेशन आपका क्लियर नहीं होगा, वो जो फॉरेन पार्टिकल है वो वहीं पर ग्रो करता जाएगा, वो जो बैक्टीरिया है, पैथोजन है, माइक्रोब है, वो ग्रो करता जाएगा क्योंकि उसको रोक टोक है ही नहीं किसी की। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है इम्यून प्रिविलेज का। फायदा क्या होता है कि एलोग्राफ्ट आप जो रिजेक्शन होती है वो कम होती है, जैसे आई, ब्रेन, प्लेसेंटा, टेस्टिस इजीली आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो सेम स्पीशीज के अंदर। एलोग्राफ्ट बोलते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन, जीनोग्राफ्ट बोलते हैं एनिमल टू ह्यूमन, जैसे बकरे की खाल हम लगाते हैं जब हम ट्रेकियोस्टोमी करते हैं या गले किसी का गला जल जाता है, मैंने खुद एक केस देखा हुआ है डर्मा वार्ड में, तो वहां पर वो बर्न्स वार्ड में सॉरी, बंदा था उसका गला पूरा जला हुआ था तो उन्होंने बकरे की खाल उसको लगाई हुई थी, तो जीनोग्राफ्ट बोलते हैं। ऑटोग्राफ्ट क्या होता है, आपकी बॉडी का यानी थाई का जो टिश्यू होता है वो आपके गले में लगाया जाए, कहीं भी लगाया जाए, या आपकी ग्रेट सेफनस वेन है जो आपकी लेग में होती है वो आप कार्डियक बाईपास में लगाते हो जब आप हार्ट का बाईपास सर्जरी कर रहे होते हो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है हमारे पास।
मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट टॉपिक है। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जो डाउट्स आपके पीछे रह जाते हैं ना, भले आप लिख लें, अगर नहीं भी लिख पाते, रह भी जाते, मसला नहीं है, क्योंकि एक दफा नहीं पढ़ोगे आप इसको 1000 दफा पढ़ने वाले हो। यूवर्ल्ड के 4000 यूवर्ल्ड के सवाल हैं, 1500 आप एम्बोस के सवाल करोगे, 10,000 एम्बोस के सवाल करोगे, तो आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। चलें थोड़ा थोड़ा सा करके पिक करते जाए, क्योंकि मैं तो आपको समंदर दे दूं, आप जितना पिक कर सकते हो उतना करो फिलहाल, ठीक है। ओके, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 एंड 2, जब बात मैंने ऊपर भी कही की थी आपको, जब मैंने मैक्रोफेज समझाया था, यहाँ पे मैक्रोफेज पैटर्न रिकॉग्निशन पार्टिकल को लेके आपके जो पैम्प है इसको लेके, यानी बैक्टीरिया को लेके प्रेजेंट करेगा MHC2 पर। अब जब मैंने ये बात करी थी कि MHC2 पर प्रेजेंट करेगा, तो आपका नेक्स्ट सवाल होना चाहिए, सर MHC2 क्या होता है। MHC2 एक प्रोटीन होती है जो किसी भी पैथोजन को प्रेजेंट करती है टू बी सेंसिटाइज्ड बाय टी सेल, कि टी सेल को पता चले कि हाँ यार प्रॉब्लम हुई है। इसको ऐसे याद करने के, मैक्रोफेज जो है वो छोटा भाई है, ठीक है, टी सेल घर का बड़ा भाई है, और जो मीडियम वाला है वो बी सेल है। तो मैक्रोफेज घर की जो मसला होता है वो प्रेजेंट करता है आके अपने बड़े बड़े भाई को कि टी सेल भैया ये मसला है। फिर टी सेल भैया क्या करते हैं, बी सेल भैया को मैसेज देते हैं कि जानी तुम क्या करो, फला काम है, एंटीबॉडी जनरेट करवाओ, बैक्टीरिया आया है और मैक्रोफेज की जाके हेल्प करो। अपनी तरफ से टी सेल से जो बनता है, टी सेल इज अ मीडिएटर, टी सेल घर का सरबराह है जो मसले हल करवाता है। यही टी सेल जो है वो MHC को सेंस करता है, और MHC किसका है, आपके मैक्रोफेज का। फिल वक्त आप ऐसे याद करके, MHC जो प्रोटीन है, और मैंने अभी अभी आपको बताया कि कोई भी जो प्रोटीन होती है वो जीन से आती है, कोई भी जो प्रोटीन है वो कहां से आती है, DNA से आती है, DNA से RNA, RNA से प्रोटीन। अगर जो DNA है बजाते खुद वो कहां से बना है, वो जीन से बना है, उन जीन को बोलते हैं हम लोग HLA। ये मूवीज में तो मैंने बचपन से सुना होता है, HLA पढ़ते थे हम लोग कि HLA मैच नहीं हुआ तो ट्रांसप्लांट नहीं हो पाया, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो HLA आपके जीन होते हैं, जीनोम होता है जिससे आपका MHC बनता है, दैट इज इट। कोई चीज यहाँ पर अगर आपको पूछनी हो, क्योंकि दूसरे लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे, डॉक्टर अमीर हमजा आप ही बता दें, कोई चीज पूछनी हो या समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं। सर समझ में आ गया सर। परफेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट थोड़ा मैं इसको कॉम्प्लेक्स करूंगा, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया कि समझ आ रहा है नहीं। एक चीज तो समझ लें कि MHC encoded by HLA genes present antigen fragments to the T cell and bind T cell receptor TCRs। जैसे आपका टोल लाइक रिसेप्टर था मैक्रोफेज के ऊपर जो बैक्टीरिया से बाइंड करता था, इसी तरह टी सेल के ऊपर टी सेल रिसेप्टर होता है, TCR बोलते हैं उसको, टोल लाइक रिसेप्टर को TLR बोलते हैं। ऊपर मैंने गलत कर दिया होगा, अब इसको करेक्ट कर लीजिएगा। जो TCRs होते हैं आपके, वो रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंस करते हैं मैक्रोफेज की MHC को। जो टी सेल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ये चीज हमने यहाँ पर देखी थी, एक CD हेल्पर सेल, एक CD टेस्ट सेल, साइटोटॉक्सिक सेल। टी सेल एक CD4, एक CD8। क्यों नेचर को जरूरत पड़ी ये दो बनाने की, क्योंकि जो आपका CD4 सेल होता है, जो जब मैक्रोफेज आपका जो ये जो मैक्रोफेज है, ऊपर हमने पढ़ा भी था, नीचे भी शायद मैंने ड्रॉ किया है, मैं आपको एकदम फिर से यहाँ दिखा देता हूँ। ये जो मैक्रोफेज है ये प्रेजेंट करता है CD4 को, क्योंकि CD4 होता है आपके घर का बड़ा भाई, एक्चुअल बड़ा भाई जो है, सरबराह जो। ये जो CD4 को प्रेजेंट करता है, तो CD4 क्या करता है, साइटोकाइन जनरेट करता है जो आगे जाके बी सेल को स्टिमुलेट करती है। ये एक मैकेनिज्म है, ठीक है। अब ये जो एंटीबॉडीज बनेंगी, डॉक्टर अमीर हमजा आप मुझे बताइए, ये एंटीबॉडीज कहाँ जाएंगी, ब्लड में जाएंगी। अनम्यूट करें आप, ठीक है। यस सर। ब्लड में जाएंगी तो जो भी चीज ब्लड में होगी, यानी बैक्टीरिया होगा, पैथोजन होगा, उसको तो किल कर लेंगी, सही है। यस सर। लेकिन अगर फॉर सपोज कोई वायरस है जो आपके सेल के अंदर घुस गया, क्योंकि वायरस आपके होस्ट मशीन यूज करते हैं, वायरस ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर होते हैं, ये बाहर रह ही नहीं सकते, बाहर नॉन लिविंग होते हैं, अंदर जाके लिविंग हो जाते हैं। अब वायरस जो है उसके लिए तो एंटीबॉडी काम ही नहीं करेगी, ये तो बड़ा मसला हो गया नेचर के लिए, जब ये इंसान बना रही थी तो नेचर ने क्या किया, मीटिंग बैठाई फरिश्तों की, और उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि क्या करते हैं, हम एक चीज बनाते हैं जिसको बोलते हैं CD8+ सेल। वो CD8+ सेल क्या करेगा, आपके जो नॉर्मल बॉडी सेल होते हैं ना, जो भी नॉर्मल बॉडी सेल उन पे भी MHC होता है, लेकिन ऑल द बॉडी सेल पे MHC1 होता है, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है उन पे MHC2 होता है। इधर वो डेंड्रेटिक सेल हो, माइक्रोग्लाया हो, मैक्रोफेज हो, इवन बी सेल हो, बी सेल भी आपका एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल काम करता है। तो यहाँ पर जो आपका MHC1 है उसको सेंस करेगा कौन, CD8+। CD8+ क्या होता है, जब आपको कोई भी वायरल पार्टिकल आपका यहाँ आ जाता है ना, तो वो वायरल पार्टिकल MHC1 पर आके प्रेजेंट होता है। एक तो ये मैकेनिज्म, दूसरा ये कि वायरस क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस को कम कर देता है।
ले यानी वायरस क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस अपनी तरफ खींच के लेके आता है, तो सेल की प्रोटीन से नहीं बन पाती, एमएचसी डिसफंक्शनल होती है। जब CD8 दिखता है कि यार मेरी जो दोस्त MHC1 है वो तो यहाँ पर है ही नहीं, मतलब इस घर में कुछ ना कुछ मसला है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर ग्रेन्जाइम और परफोरिन रिलीज करवाएगा। क्या रिलीज करवाएगा, ग्रेन्जाइम परफोरिन। ठीक है, ये ग्रेन्जाइम परफोरिन क्या करते हैं, डिस्ट्रक्ट कर देते हैं आपके इस घर को, और ये मैकेनिज्म है CD8+ का। अब जब आप ऊपर आते हो, यहाँ पर आके देखोगे तो MHC जो 1 है वो आपके, MHC जो 2 है वो जस्ट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर होती है, MHC1 ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स पर होती है। नो डाउट कि ये APC पर भी होती है, लेकिन मैं इसको कट इसलिए करता हूँ, बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर कैसे पता चले क्या हो, ये हो वो। सवालों में आज तक जो मैंने देखा हुआ है, यू वर्ल्ड ब्ला ब्ला ब्ला, MHC2 मोस्ट ऑफ द टाइम APC के साथ ही रिलेट करके आती है। याद रखने के लिए आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि MHC1 भी होती है APC पर। APC कौन होते हैं, मेनली 3 आपके होते हैं, डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेज, बी सेल। डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेज, बी सेल, ये आपके 3 APC होते हैं। बात जब न्यूक्लिएटेड सेल्स की आती है तो RBC न्यूक्लिएटेड नहीं होता है, इसलिए MHC1 RBC पे नहीं होती। प्लेटिलेट भी तो न्यूक्लिएटेड नहीं होता, फिर क्यों होती है इस पे, इसलिए सर क्योंकि जो आपका प्लेटिलेट है वो मेगाकैरियोब्लास्ट से बन के आता है, यहाँ से मेगाकैरियोब्लास्ट से टूट के आपका प्लेटिलेट बनता है मेगाकैरियोसाइट से। यहाँ पर मेगाकैरियोसाइट के पास अपना न्यूक्लियस होता है, वो आगे जाके प्लेटिलेट में रिडंडेंट हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियस है तो प्रोटीन बनेगी, और वो प्रोटीन होती है MHC1। DNA से RNA, RNA से प्रोटीन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। होप कि आपको समझ आ गया होगा, प्लेटिलेट वाली चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल न्यूक्लिएटेड सेल बॉडी के MHC1, ओनली APC MHC2। जीन पे लोकेशंस होती हैं, उन लोकेशंस को हमने सिंपलीफाई किया हुआ है। अगर लेटर एक आता है जैसे HLA-A, HLA-B, HLA-C, यानी ये जीन्स हैं जो क्रोमोसोम की किसी खास लोकेशन पर मौजूद है, तो हम इनको MHC1 कहते हैं, क्योंकि लेटर एक है। MHC1 लोकाय है 1 लेटर। MHC2 वाले जो होते हैं वो आपके DP, DQ, DR। ठीक है, समझ आ गया डॉक्टर अमीर हमजा? यस सर। ओके, एक और चीज समझ ले, यहाँ पर मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि अगर टी सेल किसको सेंस करता है, MHC को ना डॉक्टर अमीर हमजा? यस सर। इसको सेंस करता है ना, ठीक है। अगर ये टी सेल जो है इसको सेंस करता है, मतलब टी सेल के लिए MHC बहुत ज्यादा, एक यूं समझ लें कि एक वल्नरेबल पॉइंट है, यूं समझ लें कि एक ऐसी पॉइंट है जहां से इम्यून ट्रिगर हो सकता है, जहां से आप सही या गलत का फैसला भी ले सकते हो। सही तो ये होगा जब बैक्टीरिया के अगेंस्ट इम्यून जनरेट हो। फॉर सपोज ये वाला जो MHC है ये डिसफंक्शनल हो, या इस MHC में कुछ मसला हो, और MHC में मसला मतलब HLA में मसला, और कुछ खास HLA होते हैं जिनसे कुछ खास MHCs बनते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि आपका टी सेल ट्रिगर हो जाता है और अपनी बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ठीक है, और वो कौन से HLA होते हैं, ये वाले HLA-B27, HLA-B57, DQ2, DQ8, DR3, DR4। इनमें सब में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स लिखे हुए जो आपको याद करने, कि भाई अगर HLA-B27 होगा तो उससे जो MHC बनेगा वो खुद ब खुद टी सेल को ट्रिगर करता रहेगा, जिसकी वजह से सोरियाटिक आर्थराइटिस हो जाएगी, आपका बोन डैमेज हो जाएगा। एंटीबॉडीज ऐसी बनेगी जो बोन को डैमेज करेगी। टी सेल क्या करेगा, अल्टीमेटली बी को एक्टिवेट करेगा, प्लाज्मा, एंटीबॉडी जाके क्या करेगी, आपके ऑर्गन्स को डिस्ट्रक्ट करेगी। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोन का मसला, उसके बाद आपका IBD एसोसिएटेड आर्थराइटिस बोन का मसला, रिएक्टिव आर्थराइटिस बोन का मसला, एबाकावीर हाइपरसेंसिटिविटी। ऐसे पेशेंट को HLA-B57 होगा, उनकी MHC इस तरह की बन रही होगी, तो आपका जो एबाकावीर ड्रग होगी, ये एक ड्रग है, ठीक है, ड्रग आप इनको दोगे, उनके अगेंस्ट इम्यून जनरेट हो जाएगा। सीलिएक डिजीज हो जाएगी अगर DQ2, DQ8 होगा। DR3 होगा तो डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1, SLE, ग्रेव्स डिजीज, हाशिमोटो, थायराइडाइटिस, एडिसन डिजीज। टाइप 4 होगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और आपका DM1 एडिसन डिजीज। ये सारा रटा है जो आपको याद करना है, इसीलिए मैं इसको सम अप कर गया 1-2 मिनट में। लेकिन ये चीज समझना कि HLA से MHC बनते हैं, और अगर वो MHC नहीं बने, हाँ अगर सॉरी वो इस्तेमाल वो बताएगा ना यार आपको, मेडिकल स्टोर वाला। आपका दिमाग ठीक है यार, मैं बिजी हूँ, आपको दिख नहीं रहा। ये 2+2, 2 चमचे सुबह, 2 शाम, 2+2+2। ओके, डॉक्टर अमीर हमजा मेरे ख्याल से कहीं क्लिनिक में बिजी है, तो ठीक है। ओके, कहने का मकसद ये सिंपली कि जो आपका टी सेल है वो क्या करता है, आपके MHC को अगर MHC आपका ठीक नहीं हुआ तो आपका जो टी सेल है वो उसको सही से चेक नहीं कर पाएगा, और फालतू का इम्यून ट्रिगर कर देगा, और फालतू का मसला हो जाएगा। पूरी बॉडी में आपको ऑटो इम्यूनिटी हो जाएगी। इसीलिए MHC का प्रॉपर बनना जरूरी है।
ऐसे जो HLA है ये प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, ये आपको रट्टा मार लेना है बस। कॉन्सेप्ट याद रहता है तो ठीक है, नहीं भी रिकॉर्डिंग में एक दफा फिर से सुन लेना, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। ओके, अगर आपने इसको रट्टा भी मार लिया ना, इनफ है, आपके सवाल हो जाते हैं। ओके, देन है फंक्शन क्या होता है इनका। अब ये मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी कि MHC1 का क्यों MHC1 बनाया गया, इसलिए कि आपका जो एंडोजिनस एंटीजेनस है, जैसे वायरल या साइटोसोलिक प्रोटीन यानी जो कैंसर प्रोटीन होगी, वो CD8 प्लस साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को प्रेजेंट करता है ताकि वो आके किल करे। इनका नाम ही साइटोटॉक्सिक इसलिए होता है कि सेल को किल करता है। इसमें क्या होता है, बाहर का जो एक्सोजिनस एंटीजन है यानी बैक्टीरियल प्रोटीन है वो CD4 को प्रेजेंट होता है, हेल्पर टी सेल को प्रेजेंट होता है, और ये उसको साइटोकाइंस वगैरह जनरेट करवा के काम कर लेते हैं। याद कैसे करना है, इसका एक निमोनिक है जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि CD8 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 आपका 8 आंसर आता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 आपका आंसर 8 आता है। ये बेसिक चीज है, आप मेरे ख्याल से आपको पता होगी, रटा मार लेना। टी सेल रिसेप्टर जो होता है वो आपके CD8 वाला, टी सेल रिसेप्टर आपके CD4 वाला, ठीक है। ओके, उसके बाद एक जो चीज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा डॉक्टर साहिबान, वो है एंटीजन लोडिंग। यहाँ तक आप सबको समझ आ गई है जो भी मैंने यहाँ तक पढ़ा है? इन दो को छोड़ के मुझे मैसेज में रिस्पॉन्ड करे तो फिर मैं आगे कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ जाऊं। रिस्पॉन्ड कीजिएगा डॉक्टर साहब। जी परफेक्ट, डॉक्टर संदेश लाल। ओके, कोई और है? हाँ ठीक है, अमीर हमजा ने बोला है, गुड, ठीक है, रिस्पॉन्ड करिए, जागिए ना, आप नींद करने आएंगे यहाँ पर, जाग जाएं। ओके गुड, ठीक है। अब बात ये है कि जो आपके MHC1 वाला होता है, क्योंकि वो नॉर्मल न्यूक्लिएटेड बॉडी सेल में होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फॉर सपोज वायरल पार्टिकल अंदर गया, वायरल पार्टिकल जाते ही क्या करेगा, अंदर क्या होगा, यहाँ पर एक चीज होती है इसको बोलते हैं प्रोटियोजोम। उसका काम क्या भी होता है फिलहाल आप छोड़ दो, इतना याद रखो, प्रोटियोजोम एक चीज होती है, एक ऑर्गेनेल होता है, वो क्या करता है, वायरल पार्टिकल को डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है। जब तक वायरल पार्टिकल डाइजेस्ट हो रहा है, आपका यहाँ पर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पर प्रोटीन बन रही होती है जनरली जो, तो और MHC आपका MHC1 भी जो है वो आपका क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है। MHC1 भी क्या है, एक प्रोटीन है। तो अगर MHC1 प्रोटीन है तो कहां बनेगा, ER में बनेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगा। यहाँ पर प्रोटीजोम में वायरल पार्टिकल पड़ा हुआ है, ये जो वायरल पार्टिकल है इसको MHC1 के साथ जोड़ने का काम होता है एक चीज का, जिसको हम कहते हैं TAP, ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड प्रोटीन। ये एक व्हीकल होती है जिसपे आपका वायरल पार्टिकल चढ़ के MHC1 से मिलता है, और सब मिलके क्या करते हैं, अल्टीमेटली सेल के सरफेस पे आ जाते हैं। सब अल्टीमेटली मिलके क्या करते हैं, सेल के सरफेस पे आ जाते हैं। जैसे अभी ये सेल के सरफेस पे आ गया फॉर सपोज, अब ये क्योंकि सेल के सरफेस पे आ गया तो यहाँ पर जो आपका CD8 प्लस सेल होगा वो इसको सेंसिटाइज करेगा और ग्रेन्जाइम और परफोरन रिलीज करवा के इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, और आपका इन्फ्लेमेशन क्लियर ऑफ हो जाएगा, काइंड ऑफ कि आपका जो वायरल पार्टिकल आया था, ये ट्यूमर पार्टिकल था, वो इस तरह से मैकेनिज्म होता है। क्या लिखा हुआ है, एंटीजन पेप्टाइड्स लोडेड ऑन MHC1 इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आफ्टर डिलीवरी वाया ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड प्रोटीन विद एंटीजन प्रोसेसिंग। वो आपका प्रोटीजोम में हो गई। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया। सबसे पहले बताओ, अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ एक दफा, इसको समझ लीजिए। यहाँ से फॉर सपोज ये आपका वायरल पार्टिकल है, ये वायरल पार्टिकल आपके मैक्रोफेज, आपके जो नॉर्मल सेल है बॉडी का, उसमें आ गया, अंदर गया, प्रोटियोजोम ने उसको देखा, डाइजेस्ट करने की कोशिश करी, या उसकी जो वायरल प्रोटीन्स थी वो प्रोलिफरेट हुई, कुछ भी हुआ, ठीक है। ये वो जो वायरल प्रोटीन थी वो ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड प्रोटीन अपने साथ लेके आएगा, MHC1 के साथ दोस्ती करेगा, और ये सब मिलके जाएंगे बाहर यहाँ पर सरफेस पे। अब ये सरफेस पे क्यों आए, इन्होंने झंडा लहरा दिया है कि भाई वी आर इन डेंजर, वी आर इन डेंजर, तो ये क्या करेगा, आपके CD8 को जगाएगा, या CD8 या नेचुरल किलर सेल, इन दोनों का काम जो होता है ना, वो सेल को मारना होता है। ऐसा सेल जो डिस्फंक्शनल हो, जिसमें जो झंडा हो वो आपको बता रहा हो कि भाई डिस्फंक्शनल MHC है, तो मतलब अब क्या करना है, सेल को किल करना है। इधर इधर आपका अपना एडेप्टिव इम्यूनिटी में से आपका CD8 प्लस सेल, और या फिर आपका नेचुरल किलर सेल, ये दोनों का काम यही होता है जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। इसके जो है दो चेन होते हैं एसोसिएटेड प्रोटीन में, अगर देखोगे, एक ये पूरी बड़ी चेन है, एक β2 माइक्रोग्लोबुलिन, एक अल्फा 1 चेन होती है, एक β2 होती है, लॉन्ग चेन शॉर्ट चेन, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये झंडा मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है, काइंड ऑफ। समझ आ गया ये वाला प्रोटियोजोम वाला कॉन्सेप्ट? मुझे रिस्पॉन्ड करें मैसेजेस में। परफेक्ट, गुड, ठीक है। नहीं भी आया तो पूछ सकते हैं, ठीक है। 2-3 बंदे मैं देख रहा हूँ ज्यादातर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और भी करें आप लोग, ओके। अदरवाइज अब यूं लगेगा कि मैंने इनको प्लांट किया हुआ है। ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, हम
नेक्स्ट चीज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है MHC2 वाला। MHC2 वाले कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है ब्रो के ये जो मैक्रोफेज है ये बैक्टीरिया के पार्टिकल को इनगल्फ कर रहा है फॉर सपोज, ये यहाँ पर लेके आया। लेकिन एक चीज मैंने आपको पहले भी बोली थी जिसपे मैंने फोकस कम किया, लेकिन अगर आपकी आंखें और कान खुले हुए तो आप समझ जाओगे। मैंने बोला था कि जो यहाँ पर ये जो इनगल्फ होता है इसको एंडोजोम बोलते हैं। अंदर आके ये लाइसोसोम में जाके मिक्स हो जाता है और लाइसोसोम में आपके पास एसिड होता है। एसिड में जाके ये बैक्टीरियल पार्टिकल जो होगा, क्योंकि एक्सोजिनस की बात चल रही है, जो बाहर से माइक्रोब आया पैथोजन आया MHC2 वाले सीन में मैक्रोफेज के पास, तो ये यहाँ पर डाइजेस्ट होगा। अगेन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो आपका वहां पर MHC2 बन रही होगी। ये जब बैक्टीरियल पार्टिकल बाहर आएगा MHC2 बाहर आएगी, दोनों आपस में मिलके झंडा खड़ा कर देंगे। और झंडे को देख के कौन आएगा? CD4+ सेल। वो क्या करेगा? साइटोकाइन रिलीज करवाएगा और बी सेल को स्टिमुलेट करेगा। बी सेल फिर प्लाज्मा में कन्वर्ट होगा, प्लाज्मा सेल से आपके एंटीबॉडीज जनरेट होंगे। ये आपका निमोनिक बन गया MTBPA मैक्रोफेज। MTB तो ये वो मास्टर द बोर्ड्स जो आपके स्टेप 2 के लेक्चर होते हैं। MTBP एंटीबॉडीज, ये आप लोग याद रख लें। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद है, आपके 50% क्वेश्चंस आपके यूएसएमएल के इम्यूनो रिलेटेड हल हो जाते हैं। इसको भूल गए, बेहतर है फर्स्ट एड की साइड में रख दो, ना पढ़ो, ठीक है। अब यहाँ पर एक और नेचर ने एक निजाम बनाया हुआ है। डॉक्टर अमीर हमजा, अगर आप वो हैं, आप इजी हैं तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे, या Yes, कोई sir. हाँ डॉक्टर साहब देखें, एक चीज को समझ लें, जो इम्यूनिटी या आप घर से बाहर निकलते हो तो आप लॉक लगाते हो। इम्यूनिटी, या जैसे हम गन रखते हैं, ठीक है, गन कोई रखता है या थोड़ा रखता है तो उसको हम लॉक लगा के रखते हैं, बच्चे जो है वो हरकत ना करें। इसी तरह से ये आपका MHC, इसको भी नेचर ने एक लॉक लगाया हुआ है। उस लॉक को ये यहाँ पर इनवेरिएंट चेंज है वो एक लॉक होती है इसमें, ठीक है। यहाँ पर यूं समझ ले एक लॉक लगा होता है। ये जो इनवेरिएंट चेन है जो यहाँ पर लिखी हुई है, ये इनवेरिएंट चेन तब तक नहीं हटती जब तक बैक्टीरियल पार्टिकल एंडोजोम में, लाइसोसोम में आपका डाइजेस्ट नहीं होता। समझ गए? इसलिए इनवेरिएंट चेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और चीज याद रखिए, यूवल का एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, उसमें वो ये कहता है कि एक बंदा है जिसकी जो H+ है वो जनरेट नहीं हो रही है, एसिडिफाई नहीं कर पा रहा अपने लाइसोसोम को, उसको जेनेटिक मसला है। अगर एसिडिफाई नहीं कर पा रहा तो क्या बैक्टीरिया आपका यहाँ पर डाइजेस्ट होगा डॉक्टर अमीर हमजा साहब? नो सर। नहीं होगा तो क्या MHC पर प्रेजेंट होगा डॉक्टर साहब? नो सर, फिर वो प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो T सेल क्या सेंसिटाइज कर पाएंगे? क्या B सेल एंटीबॉडीज बना पाएंगे? नहीं, तालियां बजाता बैठा रहेगा, क्योंकि अब आपका इम्यून जनरेट ही नहीं हो रहा। यही तो सीन था जब हम एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की बात कर रहे थे, तो मैक्रोफेज उसको सेंस ही नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो सारा दिन दंदनाता घूमता फिरता था आपकी ब्लड में नाचता हुआ, ठीक है। एवरीथिंग जो मुझे इसमें MHC में इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने आपको बढ़ा दी है। रिकॉर्डिंग्स आपके पास होंगी, फिर से सुन लेना, टाइम कम है इसलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ नेचुरल किलर सेल, अभी मैंने आपको समझाया कि लिम्फोसाइट मेंबर है, इनेट इम्यून सिस्टम का है। परफोरिन और ग्रे एंजाइम वाला कांसेप्ट मैंने दे दिया कि ये क्या करता है, इंड्यूस करता है एपोप्टोसिस ऑफ वायरली इन्फेक्टेड और ट्यूमर सेल्स। एक्टिविटी इनहैंस्ड बाय इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 12, इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा। इन चारों को रट्टा मारना है। लेकिन इंटरल्यूकिन 2 के लिए एक बात बता देता हूँ, साइंटिस्ट ने जब देखा कि नेचुरल किलर सेल आपकी एंटी ट्यूमर एक्टिविटी रखता है, तो उन्होंने क्या किया, एक ड्रग बनाई जिसका नाम है एल्डेसल्यूकिन। क्या नाम है डॉक्टर साहब? एल्डेसल्यूकिन। कम मेरी स्पेलिंग से अच्छी होंगी। एल्डेसल्यूकिन जो है वो आपका एक ड्रग है जो क्या करती है, रीनल सेल कार्सिनोमा के लिए आप यूज करते हो। इंटरल्यूकिन 2 होता है इम्यूनोथेरेपी में, मेटास्टेटिक मेलानोमा का ट्रीटमेंट है। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन, जो मैं काफी कम करूंगा और आपको लेकिन करनी है। कि एक चीज आपने यहाँ पढ़ी, दिमाग लड़ाओ, और कहां पर लिखी हुई है फर्स्ट एड। एल्डेसल्यूकिन आपका वो ड्रग है जो इंटरल्यूकिन 2 का एनालॉग होता है, नेचुरल किलर सेल्स को बढ़ाता है जो ट्यूमर को किल करते हैं। वाह वाह, सर्वाइवल बढ़ गया आपका RCC में, रीनल सेल कार्सिनोमा। कैंसर ट्रीट तो होता, क्योर तो नहीं होता, लेकिन आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो, सर्वाइवल बढ़ा सकते हो। इंड्यूस्ड टू किल व्हेन एक्सपोज्ड टू अ नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेशन सिग्नल ऑन अ टारगेट सेल। कहीं भी इसको किसी भी नॉर्मल बॉडी सेल पे एबनॉर्मेलिटी दिखेगी, ये इंड्यूस हो जाएगा, नॉन स्पेसिफिक। और इन एब्सेंस ऑफ इनहिबिटरी सिग्नल जैसे MHC1। अगर MHC1 मौजूद नहीं भी है तो नेचुरल किलर सेल सोचेगा कि यार मेरा दोस्त जो MHC1 है, अगर वो झंडा नहीं लगा हुआ मतलब इस घर में कुछ मसला है, ग्रे एंजाइम परफोरेंस रिलीज करो, इस घर को तबाह करो। ये बॉडी के लिए खतरनाक है। अब लास्ट इन चीजों में, ये फालतू चीजें सारी जो मैंने ऊपर बताई ना, इतना कोई खास नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है लास्ट वाली,
also kills via antibody dependent cell mediated cytotoxicity। मतलब ये है, आपको मैंने जब से बताया था, फॉर सपोज ये बैक्टीरिया है, अब मैंने आपको बताया कि बी सेल जो होता है, जो एमटीबी हमने ये पढ़ा, ये जो एंटीबॉडी बनी, ये एंटीबॉडी क्या करेगी, अल्टीमेटली आगे जो आपका बैक्टीरिया, जो इनिशियल बैक्टीरिया था उसके साथ बाइंड करेगी आगे। अगर इसने यहाँ पर बाइंड किया है बैक्टीरिया के साथ या किसी भी बॉडी सेल के साथ, जिस बॉडी पे जिस सेल में मसला होगा, तो जो एबी पोर्शन होगा इस एंटीबॉडी का, वो तो नीचे सेल के साथ बाउंड है, लेकिन जो एफसी पोर्शन है डंडी वाला, ये जो ऊपर डंडी बनी हुई है वो खाली है, वो नेकेड है। अब यहाँ पर आपका बाइंड हो सकता है नेचुरल किलर सेल। फॉर सपोज ये नेचुरल किलर सेल है जो मैंने ऊपर बनाया है, ये गोलाड़ा जो है वो आपका सर्कल नेचुरल किलर सेल है, एनके सेल है। अब एनके सेल जो है वो कैसे बाइंड करेगा, ऐसे आते साथ सलाम करेगा क्या, हाथ मिलाएगा ना, और उस हाथ को कहते हैं हम CD16। एनके सेल अपने CD16 से यहाँ पर बाइंड करेगा और फिर से वो ग्रेन्जाइम और बफर रिलीज करवा के इसको किल कर देगा, क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडी बाउंड है। एंटीबॉडी क्यों बाउंड थी, क्योंकि एंटीबॉडी को पता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इसको कहते हैं सेल एंटीबॉडी डिपेंडेंट, यानी एंटीबॉडी है यहाँ पे मीडिएटेड, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, यानी सेल को किल कर रहा है, नॉट जस्ट बैक्टीरिया को। CD16 क्या करता है, नेचुरल किलर सेल का एक हाथ होता है, रिसेप्टर होता है, एक लिम्ब होती है उसकी, जो बाइंड करती है FC रीजन ऑफ द बाउंड IgG। कहां पर IgG बाउंड है, आपके एबनॉर्मल बॉडी सेल पे जिसमें वायरस है या ट्यूमर चल रहा है, एक्टिवेटिंग द नेचुरल किलर सेल। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मेजर फंक्शंस ऑफ BNT सेल, बी सेल्स में क्या होता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ह्यूमोरल बोलते हैं फ्लूइड को, क्योंकि जो बी सेल है वो, अगेन आपको मैंने समझाया कि आपकी ब्लड में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो ये आपकी ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहलाती है। इसलिए रिकॉग्नाइज इन प्रेजेंट एंटीजन अंडरगो सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन टू ऑप्टिमाइज एंटीजन स्पेसिफिसिटी। देखिए मैंने आपको ऊपर एक कॉन्सेप्ट समझाया, जो डॉक्टर साहिबा थी, नाम उनका मुझे नहीं पता, जिनसे मैंने ये पूछा था कि एंटीजन कितने टोटल आपके एनवायरनमेंट में, अगर इतने एंटीजन है तो इतने एंटीबॉडी बनाने पड़ेंगे ना डॉक्टर साहिबा। सुन रही है मुझे, आप अनम्यूट कर सकती है तो कर लें, ठीक है। तो उतने एंटीबॉडी अगर हमें बनाने पड़ रहे हैं तो उसके लिए जो मैकेनिज्म यूज होता है उसको बोलते हैं सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन। म्यूटेशन एक मैकेनिज्म होता है जिसमें आप म्यूटेशन, नॉर्मली जब भी हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये खराब चीज है, इससे आपको मसले होंगे जीन के, कैंसर हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। म्यूटेशन इसलिए भी है कि आप वैरायटी ऑफ द चीजों को जनरेट कर सको। जैसे सबसेट बनाते थे हम लोग मैथ्स में, फॉर सपोज 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 को लिखने के जो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 3, 1 2 4 3, 1 2 1 3 4 3 1 3 2 4, इस तरह से आप मल्टीपल चीजों उसमें लिख सकते हो एक ही सबसेट को। 1 2 3 के जैसे 1 और 2 के भी दो कॉम्बिनेशन है, 12 21, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एंटीबॉडीज जो है वो इसी तरह से हम क्या करते हैं, सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच बी सेल्स डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस रैंडम पॉइंट म्यूटेशंस इनटू द वेरिएबल रीजन ऑफ द एंटीबॉडी जीन्स आफ्टर एक्टिवेशन। वेरिएबल रीजन कौन था, मैंने आपको एंटीबॉडी की पिक्चर भी दिखाई दी, वाई शेप में ऊपर जो ये है, ये आपका वेरिएबल रीजन है, ये वाला ऊपर वाला। इसमें क्या होगा, इसकी जो जीन्स होंगी उनमें वो म्यूटेशन करेगा, 2 को 1 के आगे रख देगा, 4 को 1 के आगे रख देगा, 3 को 1 के आगे रख देगा, 4 5 ऐसे ही बन गई, 12 को 21 कर देगा, 21 को 12 कर देगा, ठीक है। दिस हेल्प्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज विद हायर एफिनिटी फॉर द एंटीजन। इसको बोलते हैं एफिनिटी मैच्योरेशन। एफिनिटी क्या होती है, जैसे ये एक एंटीबॉडी है, इसका ये जो रीजन है इसको एपिटोप, इसको बोलते हैं आप एफएबी रीजन। ये किसी भी एंटीजन से जब बाइंड करता है तो उस एंटीजन के लिए इसके पास एक एपिटोप होता है ऊपर, एपिटोप बस फिलहाल याद कर लें। वो इसके साथ कितनी तगड़े स्ट्रेंथ के साथ बाइंड कर रहा है, इसको बोलते हैं एफिनिटी मैच्योरेशन, ठीक है। एक एंटीबॉडी की साइट हो और एक एंटीजन से बाइंड करे तो उसको बोलते हैं एफिनिटी मैच्योरेशन। अगर मल्टीपल साइट हो, जैसे आईजीएम के जो होते हैं 5 साइट होते हैं, आईजीएम के कितने साइट होते हैं डॉक्टर अमीर हमजा साहब, 5 सर, ठीक है। अगर 5 साइट है तो ये पेंटामर होता है, डेकावेलेंट होता है, साइट 10 होते हैं, ठीक है। डेकावेलेंट होता है मतलब इसकी वैलेंसी जो है 10 है, और ये 10 जो है वो 10 एंटीजन से बाइंड कर सकता है। इसकी क्यूमुलेटिव स्ट्रेंथ को बोलते हैं अविडिटी, ये आप नीचे वैसे भी पढ़ोगे। अफिनिटी स्ट्रेंथ ऑफ अ सिंगल एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑन एन एंटीबॉडी बाइंडिंग टू इट्स स्पेसिफिक एपिटोप। बात आ गई एपिटोप वाली। एपिटोप जो है वो एंटीजन का होता है, ठीक है। उसके बाद आपका एविडिटी, ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ ऑल बाइंडिंग साइट्स टुगेदर। जैसे आईजीएम हैज लो एफिनिटी पर साइट बट वेरी हाई एविडिटी बिकॉज इट हैज 10 बाइंडिंग साइट्स। यही चीज आपकी मैंने गूगल से या कहीं से भी सर्च करके लिखी, नीचे आपके फर्स्ट एड में भी लिखा हुआ है,
इनकी खुद के उस, ठीक है, समझ आ गई कि अविडिटी क्या होती है, एफिनिटी क्या होती है, और बी सेल्स के अंदर ह्यूमरल इम्यूनिटी है, और सोमेटिक हाइपरम्यूटेशन क्यों होती है, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी, ये ऐसे ही है जैसे एक फौजी को तैयार करना साम दुश्मन मुल्क के एक काइंड ऑफ फौजी के लिए, और उसकी जो तैयारी हो वो भी एक ही घर में हो, और वो सब घर डिफरेंट हो, यानी बी सेल जो है वो इतने ज्यादा बी सेल हो, फिर उनसे उतनी ज्यादा एंटीबॉडीज बने जो उतने ज्यादा एंटीजेंस को किल कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। प्रोड्यूस एंटीबॉडीज डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल टू सीक्रेट स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये हमने पढ़ लिया था। मेंटेन इम्यूनोलॉजिक मेमोरी पढ़ लिया था। मेमोरी बी सेल्स परसिस्ट एंड एक्सेलरेट फ्यूचर रिस्पांस टू एंटीजन। टी सेल्स में क्या है, हाउ आईजीएम हैव लो अफिनिटी सो मेनी साइड्स, हाँ इसका है चक्कर है। आईजीएम जो है ना वो असल में इसलिए भी लो अफिनिटी होती है क्योंकि वो जितने ज्यादा साइट्स है ना तो उतना ज्यादा, अगर एक साइट है फॉर ये आईजीजी है, ठीक है, ये इसका जो एंटीजन के साथ बाइंड करना है वो इजीली है क्योंकि एक ही साइट है, एक ही साइट से जल्दी से बाइंड कर जाना है। लेकिन क्योंकि अब 5 साइट है वो आपस में भी कॉम्पीट करेंगी। एक तो ये आप देसी कॉन्सेप्ट जो मैं इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि कंपटीशन है इसीलिए आपका वीकर है, ठीक है। बाकी जनरली आपका ये कि इसमें एक नेगेटिव चार्जेस वाला भी कोई कॉन्सेप्ट है जो मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा, मैं आपको सर्च करके बताऊंगा इसका, ठीक है। डॉक्टर ताहिरा आपने अच्छा सवाल किया है, ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। बाकी जनरली आपको रट्टा तो मार रहे हैं आज तक, ये मैंने किसी सवाल में नहीं देखा यहाँ पर, क्योंकि आपसे इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते, क्लिनिकल ओरिएंटेड पूछेंगे। जनरली कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, आपका अच्छा सवाल है, इसको हम सर्च करेंगे, चैट जीपीटी से कर लेंगे, मसला नहीं है, ठीक है। ओके, देन है हमारे पास सेल मीडिएटेड। आप ये सवाल मुझे कॉपी पेस्ट करके उस पे यहाँ ग्रुप पे या आपने हमारा जो नंबर है इसका हमारे ये वाला सेशन का, उस पे आप मुझे फॉरवर्ड करना है ये वाला सवाल, ठीक है। टी सेल्स का क्या सीन है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CD4+ T सेल्स हेल्प बी सेल्स मेक एंटीबॉडी। वही बात MTBA जो मैंने आपको MTBP जो निमोनिक बना के दिया है कि CD4+ सेल क्या करते हैं, बी सेल्स को जगाते हैं कि जनी एंटीबॉडीज बनाओ, और साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं। सॉरी, उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रोड्यूस साइटोकाइंस टू रिक्रूट फेगोसाइट्स एंड एक्टिवेट अदर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। कि साइटोकाइंस क्या करते हैं, इसका नाम ही साइटोकाइन है, सेल एंड केमिकल। ये क्या करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं जो क्या करते हैं आपके दूसरे सेल्स को, जो आपके ल्यूकोसाइट्स को बुला के लेके आते हैं कि ब्रो आ जाओ मसला हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको सरबराह का टाइटल दिया था CD4+ को। CD8+ डायरेक्टली किल करता है वायरस इन्फेक्टेड ट्यूमर सेल वाया परफोरिन एंड ग्रेनजाइम सिमिलर टू NK सेल्स। टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, acute and chronic cellular graft organ acute and chronic cellular organ rejection। ये दो लास्ट लाइन है, जस्ट समझ लेंगे CD4 का इसमें काम होता है या टी सेल का काम होता है, बाकी इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसी ने सवाल पूछा है, इफ IgM have more avidity it means if IgM have more avidity क्या होता है, avidity, ओके, affinity बोल रहे हैं आप, नहीं मैं वो क्या लिखा है आपने, if IgM has more avidity means then it means fix more strongly to the complement is compared to the IgG, perfect, सही लिखा है आपने, गुड ब्रो। मसला ये है एविडिटी जो है ना वो क्यूमुलेटिव स्ट्रेंथ है। फॉर सपोज आप जो है ना अपने एक हाथ से अपना जो है टाइपिंग करो फोन पे, ठीक है, फिर आप क्या करो दोनों हाथ से करो, एक हाथ से वीकर होगी, दोनों हाथ से जल्दी कर लोगे। या कोई भी काम आप एक हाथ से कर रहे हो, रोटी खा रहे हो, ठीक है, लोग एक हाथ से खाते हैं, दोनों हाथों से। फॉर सपोज आपको चावल खाने का कंपटीशन लगाया जाए, आप दोनों हाथों से खाना शुरू कर दो। तो इसलिए हम कहते हैं कि ओवरऑल जो इसकी है वो ज्यादा होती है, लेकिन जो इसका जो कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पर इतना मेरे ख्याल से सीन नहीं है। एंटीजन से बाइंड होने की बात हो रही है, नैनो चल रही है ना आप, हाँ ठीक है। कॉम्प्लीमेंट की बात आप पता नहीं क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा आपका स्टेटमेंट। यहाँ पर बात है एंटीजन से बाइंड करने की। ये जो IgG सिंगल है ये इसकी बिल्ट इन फीचर है, जैसे उन्होंने पूछा ना ऊपर डॉक्टर तायरा ने, अब ये बिल्ट इन फीचर है कि भाई जो IgM की जो सिंगल साइड है उसकी जो पोटेंशियल होता है किसी भी एंटीजन से बाइंड करने का वो कम होता है सिंगल साइड का। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कम है तो ऊपर वाले ने बनाया है, ठीक है। और जब आप 5 का मिलाते हो तो जाहिर सी बात है 5 लोग मिलके काम करेंगे तो बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन IgG को जो है वो स्पेशल वो फीचर दी गई है कि ये बहुत ज्यादा एफिनिटी के साथ बाइंड कर सकता है किसी भी एंटीजन के लिए। इसीलिए जो आपका सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स होता है वो IgG होता है, इम्यून रेस्पॉन्स IgM होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे सवाल अच्छा लगा तो मैं उस पर सर्च करूंगा। बाकी आपकी जो स्टेटमेंट है उस पर थोड़ा मसला है, स्ट्रांगली टू कॉम्प्लीमेंट एज कम्पेयर टू IgG, ये मुझे नहीं समझ आ रहा क्योंकि बात एंटीजन से बाइंड होने की, कॉम्प्लीमेंट से बाइंड होने की बात नहीं चल रही, ठीक है। ओके, एक चीज समझ ले, फिर भी बता रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर बाइंड होती है आपके जो आपका FC रीजन है ऊपर वाला, नॉट FAB वाला,
इसीलिए कह रहा हूँ कि इम्यूनो थोड़ा टफ है, मिक्स होती हैं चीजें, बट ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगा। ये एबी है, ये एफसी है, नीचे ये वाले देख लें, नैनो तलरेजा, मैं आपसे मुखातिब हूँ, ठीक है। ये आपने ये जो किया ना, ये जो कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर बाइंड होती है ब्रो। जो मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले बाइंडिंग की, कि ऊपर एंटीजन कैसे बाइंड हो रहा है। जितना ज्यादा एंटीजन बाइंड होगा उसको बोलते हैं एफिनिटी या एविडिटी। इसका तो काम ही नहीं कॉम्प्लीमेंट का, पता नहीं कैसे आपको समझ आ रहा है। ओके ठीक है, क्लियर हो गया आपको? डॉक्टर तलरेजा बता दीजिएगा मुझे, नहीं हुआ तो मैं आपको बाद में फिर इसका समझा दूंगा थोड़ा सा, जब टॉपिक आएगा नीचे, ठीक है। ओके टाइम कंप्लीट हो चुका है हमारा। आई वुड लव कि एक आधा सवाल कर लें हम लोग, फिर हम आगे कुछ और देखेंगे, फिर हम कल बाकी कर लेंगे। अच्छा, ये कल मैंने आपको एंकी का बोला था ना, कोई अनम्यूट करे, अमीर हमजा साहब आप अनम्यूट कर लें या कोई भी अनम्यूट करे। यस सर। हाँ, ये पढ़े आप, ये एंकी इस तरह होता है, ठीक है, ये फ्लैश कार्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये मैंने आपके लिए स्पेशल निकाले थे कि मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू करवा दूं। पढ़े, व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन। What types of vaccine should patients who have undergone splenectomy and those with splenic dysfunction, example due to sickle cell disease, receive? हाँ, वेट करिएगा, मैं चाहता हूँ कि मैसेजेस में लोग रिप्लाई करें। आपको जजमेंट का डर है, क्या सीन है कि आप, हाँ अमृता शीतलानी देखें आपने मैसेज किया, परफेक्ट, ठीक है, मैसेज कर ले, अच्छी बात है। अगर आप अनम्यूट करके आएंगे तो मुझे और मजा आएगा, ठीक है। मैं डॉक्टर अमीर हमजा साहब को इस बात में वो करूंगा, अप्रिशिएट करूंगा कि एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंटली आ रहे हैं, ठीक है। मुझे, मैं Thank आपको you. जानता नहीं हूँ तो इसलिए मैं आपको नाम नहीं ले रहा, क्योंकि कोई माइंड ना कर जाए कि डॉक्टर साहब में हमारा नाम ले रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी चल रही है तो इस वजह से, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या, ये कौन से डॉक्टर साहब, ये शिन वाले जो हमने पढ़े थे, ठीक है। डॉक्टर शीतलानी ने भी जवाब दिया था यहाँ पर, शिन वाले स्ट्रेप्टोकोकस जो भी एनकैप्सुलेटेड है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर फिर ऐसे सवाल होता है, आप अपने माइंड से याद करो, नहीं याद आ रहा आप नीचे जाके फिर उसको क्लिक करो, आपको आ जाएगा। पढ़े डॉक्टर साहब, इसको रीड करें। Vaccines that target encapsulated bacteria, especially Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae B, and Neisseria meningitidis. परफेक्ट, पढ़े नेक्स्ट सवाल। Name 4 hematologic findings in a patient who has undergone splenectomy. 4 हेमेटोलॉजिक फाइंडिंग्स हमने क्या पढ़ी थी, चलें बुक से ही बता दे, बुक से ही बता दे खोल के, ठीक है। आप ये मैं ओपन एग्जाम आपके साथ करूंगा, लाइक कि आपसे पूछूंगा, हाँ डॉक्टर संदेश ने बताया कि टारगेट सेल, कि आप लोग भले गूगल से भी सर्च करके दीजिए, क्या करेंगे आप जब सर्च करने जाते हो ना तो आपके रिफ्लेक्सेस बनेंगे, वो चीज आपको भूलेगी नहीं लाइफ टाइम, ठीक है। एमसीक्यू जब अटेम्प्ट करवा रहा हूँ तब आप अपना दिमाग चलाएंगे, जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना भले आप मुझे सर्च करके बताया करो, मसला नहीं है कि सर चैट जीपीटी से कर लिया, इससे कर लिया, उससे कर लिया, जहां से आपको इजी लगता है कोई मसला नहीं, सर्च करके बताओगे, एटलीस्ट आपके माइंड में वो चीज जाएगी, ठीक है। हाँ, थ्रोम्बोसाइटोसिस, लिम्फोसाइटोसिस, टारगेट सेल, हॉयल जॉली बॉडीज, परफेक्ट, गुड, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, यही सारे आपके लिखे हुए हैं यहाँ पे, गुड। डॉक्टर सोनिका दुर्गानी कहती हैं कि अफिनिटी द क्वालिटी डिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, वही तो कह रहा हूँ ना, एंटीजन एंटीबॉडी की बात है ना, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की बात ही नहीं थी ना। आप एवरी इम्यूनोग्लोबुलिन इन इट्स नेचर दैट IgG have highest affinity because of its nature, perfect, good, and while avidity describe one only a quantity not quality, ठीक है, ये भी आपने अच्छा लिखा है कि भाई वो आपको क्वांटिटी का बता रहा है, क्वालिटी का नहीं बता रहा, इट इज क्यूमुलेटिव बाइंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑल द एंटीबॉडी इंटरेक्शन। लेकिन डॉक्टर साहब मेन चीज यही है कि क्यूमुलेटिव इंटरेक्शन इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर आपका डेकामर हो तब ना, ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा देख लें, ये आपका पेंटामर होता है, ठीक है, डेकावेलेंट पेंटामर। IgG जो होती है वो सिंगल होता है, IgA डायमर होता है, IgD सिंगल होता है, IgE सिंगल होता है, तो ये डिपेंड करता है। एविडिटी की जो बात करते हैं वो ज्यादातर हम इसमें करते हैं, डॉक्टर तायरा को भी समझा रहा हूं मैं कि सिंगल इसकी जो साइट है उसकी नेचर ने अफिनिटी कम बनाई हुई है किसी भी एंटीजन से बाइंड करने के लिए, लेकिन अगर आप क्यूमुलेटिव सबकी मिलाओगे तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा होगी, ठीक है। फॉर सपोज इसकी 2 है एक साइड की, अब ये 2 आप 10 बार मिलाओगे 20 बन जाएगी, इसकी खुद की अकेले की 20 है, अब इसकी 20 क्यों है, ये मैं क्या करूं, इसको नेचर ने बनाया इस तरह, ठीक है। ओके परफेक्ट, थैंक यू डॉक्टर दुर्गानी, आपने ये अच्छा भेजा है। हाँ चैट जीपीटी कर लो, सर्च कर लो, कम से कम पता तो लगेगा ना, तो ऐसे ना कि आपने जिन्होंने बोला था कॉम्प्लीमेंट वाला, गुड कि आपने इंटरेक्ट किया, बट इस चीज को भूल जाए। ओके, ये है डिक्रीज, ये क्या पढ़ रहे थे हम लोग, ये हम देख रहे थे ना कि हॉवेल जॉली बॉडी हम देख रहे हैं। नेक्स्ट सवाल पढ़े डॉक्टर साहब अमीर हमजा। Decreased IgM causes decreased complement activation and decreased C3b opsonization, which Hmm. makes the host more susceptible to infections of which type of organisms? जी,
करें, मैसेजेस करें लोग, एनकैप्सुलेटेड, परफेक्ट, गुड, ठीक है, ये है आपका आंसर। ओके नेक्स्ट, परफेक्ट। हाँ, In which histologic section of the spleen do the antigen presenting cells capture blood-borne antigens for later recognition by lymphocytes? हाँ, कहाँ पर, परफेक्ट, गुड गुड गुड, मार्जिनल जोन, ठीक है। ओके, नहीं भी आता रट्टा मारो, नहीं भी आता रट्टा, ये रट्टा मारने के लिए ये चीज जो है ना, ये फिल इन द ब्लैंक है, ये रट्टा मरवाता है आपसे, सेम चीज बार बार आपको रिपीट करके देगा। आगे बढ़े। In which section of the splenic white pulp can B cells be found? हाँ, करें, आंसर करें लिखने वाले। ओके गुड, डॉक्टर सिप्लानी, गुड, ठीक है, नाइस, अब रिस्पॉन्ड कर रही है, बहुत अच्छी बात। डॉक्टर लोहाना, नाइस नाइस नाइस, ठीक है, फॉलिकल्स में आपके बी सेल्स मिलते हैं। ओके, दैट मींस कि आपको गेन हो रहा है। ओके, व्हाट आर द टी सेल्स फाउंड, वेयर आर द टी सेल्स फाउंड विद इन द स्प्लेनिक व्हाइट पल्प, आंसर लिखें, आंसर करें, टी सेल्स कहां पर मिलते हैं। हाँ, पेरी आर्टीरियोलर लिम्फेटिक शीथ, ठीक है, PALS इसको पूरा आप बोल सकते हैं, पेरी आर्टीरियोलर लिम्फेटिक शीथ। कल हमारे पास एक सवाल में भी आई थी, मैंने कहा इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये पैरा, जैसे पैराकोर्टेक्स था वहां पर ऊपर, तो ये इस तरह का होता है। Which organ is located under the 9th to 11th rib, anterolateral to the left kidney, in left upper quadrant of the abdomen? अगर कहीं आ गया तो ऐसे सवाल आ जाएगा, बाकी अदरवाइज आता नहीं है, एनाटॉमी नहीं आती इतनी, ठीक है। एनाटॉमी वो वाली जो आपसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ते थे, व्हाइट बल्ब। कौन से सेल्स होते हैं मिडिल में, जवाब दें। वही जो मार्जिनल में थे, मैक्रोफेजेस एंड स्पेशलाइज्ड बी सेल्स। हाँ, देखें दुर्गानी, डॉक्टर दुर्गानी, देखें मार्जिनल जोन है, इस चीज को समझा करें। मैं ये आपको पिन पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज सामने आ गई तो बताता हूँ। समटाइम इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फॉर हम दुआ लिखते हैं ना, दुआ उर्दू में, ठीक है, अब दुआ का जो है वो उसको दगा करने में सिर्फ एक नुक्ता लग जाता है बस, ठीक है। ये आपने किसी के लिए दुआ की, अगर उसने दगा पड़ी ना तो काम उतर जाता है हमारा। अगर जैसे आपने जवाब दिया कि भाई जोन कंटेंट, वो सेल्स का पूछ रहा है, वो जोन का पूछ ही नहीं रहा आपसे, तो आप जवाब क्या दोगे, मैक्रोफेजेस, ठीक है। और ऐसी चीजें जो दो जगहों पे आती है ना, जैसे MHC1 और MHC2 दोनों मिल रहे थे मैक्रोफेजेस में, तो उसका कोई खास एक चीज याद रख लिया करो, लाइक बी सेल्स को जनरली आप यहाँ पर याद रखोगे फॉलिकल में, ऐसे ना कि आप मिक्सअप कर दो। ये USMLE वाले आपको इतना तंग नहीं करते, यूनिवर्सिटी में होता है, बाकी उसमें तंग नहीं करते। ये सवाल हमारे कल के टॉपिक का है, इंशाल्लाह हम कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए बहुत है आप लोगों के लिए। और मुझे ये चीज बताइएगा कि आपको 2 घंटे चाहिए क्लास या 1 सेकंड में